हम लोग कर रहे थे इवोल्यूशन। उसका आधा सेक्शन हो गया था, करीब आधा बाकी है। तो आज करेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मैकेनिज्म क्या था? इवोल्यूशन का मैकेनिज्म क्या था? नेचुरल सिलेक्शन। तो क्या लिखा हुआ है? इवोल्यूशन कैसे होता है? नेचुरल सिलेक्शन से। ठीक है, वास्तव में ये स्टार्ट हुआ था कहां से? सेलुलर लेवल से। यूनिसेलुलर से स्टार्ट हुआ था कि मल्टी सेलुलर से? यूनिसेलुलर, इसीलिए बोला है सेलुलर लेवल से। नॉन सेलुलर, इसीलिए वायरस को लिविंग कहां मानते हैं? इसीलिए वायरस को हम नॉन लिविंग मानते हैं, क्योंकि लाइफ स्टार्ट हुई सेलुलर लेवल से। और इसीलिए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या बोलते हैं? सेल को। तो सेलुलर लेवल से स्टार्ट हुई है लाइफ, और डिफरेंट मेटाबॉलिक कैप्सूल से ऑरिजिनेट हुई थी अर्थ पर। यानी डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक कैप्सूल बने। मतलब क्या डिफरेंट मेटाबॉलिक कैप्सूल का मतलब? किसी में कोई रिएक्शन एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था, किसी में एनारोबिक हो रहा था, कोई फोटोसिंथेटिक था, कोई नॉन फोटोसिंथेटिक था, कोई यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स था, कोई यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स था। तो डिफरेंसेस थे इनके अंदर, राइट। जो डार्विन का निचोड़ है, डार्विन की थ्योरी का जो निचोड़ है वो क्या है? वो कहते थे इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। यही मेन बात है, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल। नए नए फॉर्म बनेंगे, ये किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर लाइफ साइकिल पर करता है। बताओ, वायरस के अंदर आरएनए पाया जाता था। वायरस का जो चेंज होता है वो जल्दी जल्दी होता है कि देर में? वायरस के अंदर म्यूटेशन जल्दी होगा, इसलिए उसके अंदर क्या होगा? चेंज जल्दी होगा। और इसीलिए वायरस का जो लाइफ स्पैन है वो कम, यानी लाइफ साइकिल पर निर्भर किया कि नहीं किया? कह रहा है कि जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म, यानी कि जो इवोल्यूशन के दौरान नए नए फॉर्म बने, नई नई लाइफ आई, वो किस पर डिपेंड करती है? लाइफ साइकिल पर या लाइफ स्पैन पर? जीवन चक्र पर या जीवन अवधि पर? जीवन के चक्र पर या जीवन की अवधि पर? माइक्रोब्स जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं। माइक्रोब्स क्या होते हैं? फास्टर डिवाइड होते हैं, और वो तेजी से मल्टीप्लाई करके मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल बना लेते हैं कुछ ही घंटों में। बताओ, क्लियर है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपको बताया था, मान लो एक बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड हुआ, तो अगले 20 मिनट में वो 2 हो जाएगा, उसके 20 मिनट में कितना हो जाएगा, है ना? उसके 20 मिनट में 2 से 4 हो जाएगा, और 4 के बाद अगले 20 मिनट में 8 हो जाएगा। अब जरा सोचो, कुछ ही घंटों में, यानी कि अगर हम 24 घंटे का निकाल लें, मिलियंस में पहुंच जाएंगे, बिलियंस में पहुंच जाएंगे। कह रहा है एक कॉलोनी ले लेते हैं बैक्टीरिया की, से ए। इस कॉलोनी को हमने ए नाम दे दिया। इस कॉलोनी को क्या नाम दे दिया? ए नाम दे दिया। और इसे हम लोग ने किसी मीडियम में ग्रो कराया, तो इसके अंदर वेरिएशन कुछ दिखाई पड़े। इसके अंदर वेरिएशन छुपे हुए थे ऑलरेडी, इसके अंदर वेरिएशन छुपे थे, वो हमें पता लगे कि वेरिएशन है कि नहीं। इसमें से ज्यादातर बैक्टीरिया मर गए। जब आपने इसको एंटीबायोटिक मीडियम में रखा ग्रो कराने के लिए, तो ये क्या हुआ कि ये इसमें से ज्यादातर बैक्टीरिया मर गए। यानी कॉलोनी ए जो थी वो मर गई, मतलब सरवाइव नहीं की, क्योंकि उसका नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन जो कॉलोनी बी जो बची, उसको क्या नाम दे दिया? कॉलोनी बी। तो कॉलोनी बी जो थी वो बेहतर तरीके से सरवाइव की, क्योंकि इनमें नेचुरल सिलेक्शन हो गया था, इसलिए ये यहां अडेप्ट कर गया। पर ये इनका नेचुरल सिलेक्शन नहीं हुआ था, इसलिए अडेप्ट नहीं कर पाए। तो बताइए कौन सी कॉलोनी बेहतर तरीके से अडेप्ट कर पाई? इसका मतलब किसका एवोल्यूशन बहुत अच्छे से हुआ होगा, किसमें म्यूटेशन अच्छे पहले से ही रहा होगा, किसमें म्यूटेशन हुआ ही नहीं? ए वाले में। इसीलिए ए सरवाइव नहीं कर पाया, बी सरवाइव कर गया। तो कह रहा है कॉलोनी ए को ग्रो कराया किसी मीडियम में, और वो मीडियम हमने लिया ना एंटीबायोटिक मीडियम, और उसके अंदर वेरिएशन का पता लग गया। और कब पता लगा? जब उसने उस मीडियम को फीड किया। ए चेंज इन द मीडियम कंपोजिशन वुड ब्रिंग ओनली द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन से बी। कह रहा है जब हमने मान लो एम्पिसिलिन में रखा, फिर टेट्रासाइक्लिन में रखा, तो किसी एक मीडियम में ये कुछ मर गए, और क्या हुआ? कुछ सरवाइव कर रहे हैं। जो सरवाइव कर रहे हैं उनको हमने कौन सा नाम दिया? कह रहा है ना, ओनली दैट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन से बी। कह रहा है केवल वो पॉपुलेशन बी कहलाएगी जिसके जो क्या कर रहे हैं? जो सरवाइव कर रहे हैं अंडर न्यू कंडीशन, नई कंडीशन में वो सरवाइव कर रहे हैं। इसका मतलब समय के अनुसार, समय के साथ वेरिएंट पॉपुलेशन आउट ग्रोथ करेगी। मतलब आप इसको टाइम दीजिए, जो मर गया वो तो दोबारा जिंदा होने वाला नहीं,
ये इनको समय दीजिए, अगले 20 मिनट में कितने हो जाएंगे 4, उसके अगले 20 मिनट में कितने हो जाएंगे 8, उसके अगले 20 मिनट में कितने हो जाएंगे 16, ऐसे मिलियंस में पहुंच जाएंगे और फिर से एक नई स्पीसीज बना लिया। बताओ पहले ए स्पीसीज थी, अब कौन सी बन गई? तो नई स्पीसीज कैसे बनती है, दिमाग में ये आया साइंटिस्ट के कि नई स्पीसीज कैसे बनती है। उन्होंने कहा इसके अंदर कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये मर गए, और इसके अंदर कुछ तो चेंजेस आए जिसकी वजह से ये बच गए। पता लगा इनके जीन म्यूटेट नहीं हुए थे, तो इनके अंदर बदलाव नहीं आया था, इनका नेचुरल सिलेक्शन, इसीलिए अडेप्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि अडेप्टेबिलिटी इज द एंड रिजल्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अभी आएगा, ठीक है। यानी ये फिट नहीं थे, नेचर फिट को सेलेक्ट करती है अनफिट को? कोई भी चीज होगी, आप कौन से कपड़े पहनना पसंद करोगे, जो फिट है कि जो अनफिट है? जो फिट है। अच्छा, आप कौन सी वॉच लेना पसंद करोगे, जो आपके लिए फिट है कि अनफिट है? आप कौन सा मोबाइल लेना पसंद करोगे, जो आपके लिए फिट है कि अनफिट है? फिट है। आपको जो, भाई मोबाइल्स तो बहुत सारे हैं, मॉडल बहुत सारे, जो आपको फिट लगता है वो आप ले लेते हो, है ना। वैसे ही नीट में किसका सिलेक्शन होगा? जो नीट के लिए फिट होंगे, जो नीट के एग्जाम के लिए फिट होंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे, बाकी रिजेक्ट हो गए, राइट। तो देखो नई प्रजाति इन्हीं में से बनी, इन्हीं पुरानी प्रजाति में से नई प्रजाति का बनना स्पेसिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पेसिएशन। और स्पेसिएशन का कारण क्या मिला? म्यूटेशन। जिनमें म्यूटेशन होता है उनका नेचुरल सिलेक्शन होता है, जिनके अंदर म्यूटेशन नहीं होता उनका नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता, और धीरे धीरे वो जीवाश्म में बदल जाते हैं, फिर पहले गायब हो जाते हैं, फिर जीवाश्म में बदल जाते हैं। दिस वुड हैपन इन विद इन अ डेज। ये काम हमने कितने दिनों में कर दिया? 2-4 दिन में, 1 हफ्ते में कर डाला। हमने ये काम कितने दिनों में कर डाला? क्योंकि इनका लाइफ स्पैन, इनका लाइफ साइकिल बहुत छोटी थी। फॉर द सेम थिंग कह रहा है, इसी तरीके की चीजें मछलियों के लिए या मुर्गियों के लिए की गई तो उसमें मिलियंस ऑफ ईयर लग गए, क्योंकि उनका लाइफ स्पैन कैसा था? ईयर्स में था। उसका कितने में था? उसका मिनट्स में था, उसका मिनट्स में था, ठीक है ना। इनका लाइफ स्पैन किसमें? इनका लाइफ स्पैन ईयर्स में। मुर्गी 20 मिनट में डिवाइड थोड़ा ना हो जाती है, और मुर्गी का जीवन चक्र कोई कुछ मिनट का थोड़ा ना होता है, उसका तो ईयर्स में होता है, या मछलियों का। Here we can say the fitness of B is better than the fitness of A under new condition। बताइए नई कंडीशन में कौन बेहतर तरीके से सरवाइव किया? B। किसकी तुलना में? A की तुलना में। ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल हमेशा देता हूं, जब पृथ्वी से खारा पानी, वो स्वच्छ पानी, मीठा पानी खत्म हो जाएगा तो हमारी मजबूरी होगी हम समुद्र वाले पानी को पिए, लेकिन समुद्र वाले पानी को हमें थोड़ा सा डीसैलिनेट करना पड़ेगा, जैसे गल्फ कंट्री करती है। गल्फ कंट्री करती क्या है? उनका पानी महंगा है, इतना महंगा नहीं जितना हम लोग बोलते पेट्रोल जितना महंगा, इतना महंगा नहीं है। 30-40 रुपए का उनको पड़ता है 1 लीटर, क्योंकि वो समुद्र के पानी को डीसैलिनेट करते हैं। अब डीसैलिनेशन प्लांट बहुत बड़े बड़े लगाए जाते हैं, पानी से नमक को निकाल लेते हैं और थोड़ा फिर उसको पीने लायक बना देते हैं, मीठा, मतलब खारे पानी को मीठे पानी में बदल देते हैं। सॉल्ट को निकाल लिया तो खारापन खत्म हो गया और वो पानी मीठा हो गया, और उस पानी को वो लोग फिर पीते हैं सप्लाई के लिए और बाकी कामों के लिए। तो यानी उन्होंने क्या किया? उन्होंने अडेप्ट कर गए कि नहीं कर गए? खारे पानी को ही उन्होंने अडेप्ट कर लिया। मान लो हमारे पास डीसैलिनेशन प्लांट भी ना हो या नष्ट हो जाए, तबाही आ जाए चारों तरफ, स्वच्छ पानी खत्म हो जाए, कोई क्राइसिस हो जाए, आगे क्राइसिस होंगी, क्योंकि सारे प्राकृतिक संसाधन हम लोग एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। अच्छा बताइए, पहले आबादी थी कम, झरने वरने बिल्कुल नेचुरल थे, पानी बिल्कुल एकदम भरा हुआ था पृथ्वी की परत में, पृथ्वी की जो अंदर इनर एरिया वहां पानी है वहीं से तो निकालते हैं। पहले 50 फीट पे पानी मिल जाता था, फिर 100 फीट पे, अब आज की डेट पे 200-200 फीट पे पानी मिल रहा है। यहाँ उत्तर भारत में 200-200 फीट पे पानी मिल रहा है, कई जगहों पे तो 300-300 फीट पे पानी मिल रहा है। 200-200 फीट बोरिंग सक्सेस हो रही है, और आगे जाने पर 300, 500, 600 एक दिन खत्म हो जाएगा। तभी तो बोला गया सेव वाटर। जो हम लोग पानी बचाते नहीं है, क्या होता है, एक व्यक्ति फ्लश करने के लिए बार बार अगर टॉयलेट को फ्लश करता है 10 लीटर पानी चला जाता है। सोचो अभी पानी है तो हम फ्लश करके 10 लीटर बहा देते हैं, लेकिन रियली में इन फ्यूचर पानी नहीं होगा तो 10 लीटर पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा, इतना कम हो रहा है। तो क्योंकि इसीलिए तो नेचुरल रिसोर्सेस को हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तेल खत्म होने वाला है तो कहां पे आ गए? ईवी पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। कुछ दिन बाद लिथियम खत्म हो जाएगा, कोई और विकल्प सोलर पे आ गए हैं, सोलर से गाड़ियां चलाना चलेंगी। देखेंगे अभी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। नेचर सेलेक्ट, केवल नेचर किसको सेलेक्ट करती है?
फिट को, जो फिट है वही हिट है। फिर वन ऑफ द रिमेंबर दैट सो कॉल्ड फिटनेस, ये कह रहा है याद करो, ये इन्होंने इसको फिटनेस बोला था, फिजिकल फिटनेस कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस, और किस लेटर से मैंने याद कराया था, आर, और आर बराबर बर्थ माइनस डेथ। जिसकी फिटनेस अच्छी होती है उसके जन्म दर बढ़ जाती है और मृत्यु दर कम हो जाती है उस आबादी में। और इस वजह से ये आबादी जो है, ये फिटनेस जो होता है कैरेक्टरिस्टिक होती है विच आर इनहेरिटेबल, जो इनहेरिट हो जाती है। क्या होती है? इनहेरिट। फिटनेस क्या हो जाती है? इनहेरिट। इसका मतलब ये है कि जेनेटिक बेसिस काम कर रहा है यहां पे। अगर कोई चीज हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जाने लगी तो जीन काम करने लगे, और जीन काम कर रहे हैं तो मतलब जेनेटिक बेसिस पे काम कर रहा है ये। अच्छा बताइए, अगर हम खारा पानी पीना सीख गए तो हमारी जो नेक्स्ट पीढ़ियां हैं वो भी तो खारा पानी पीने के लिए अडेप्टेड होंगी? बोले क्लियर है ना? जो हमारी मीठा पानी खत्म हो जाने पर जो समुद्र का पानी पी करके हम में से कुछ लोग बचेंगे, वही सरवाइव करेंगे, वही फिट थे उस नए वातावरण के लिए, ठीक है, वो आउटब्रीडिंग करेंगे, आउटब्रीडिंग करके अपने जैसे ऑफस्प्रिंग बॉर्न कर लेंगे और वो एक नई आबादी बनेगी, और ये हमारे ब्लड में आ जाएगा, हमारे जीन में आ जाएगा। यानी जेनेटिक बेसिस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यानी सिलेक्शन के लिए जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? इनफैक्ट जेनेटिक्स और इवोल्यूशन एक यूनिट में दिया है। कारण है कोई? इसीलिए कारण है, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन इज वेरी को रिलेटेड प्रोसेस, बहुत क्लोज है, बहुत को रिलेटेड है। इसीलिए उसी यूनिट में जेनेटिक्स दिया है, उसी यूनिट में क्या दिया हुआ है? इवोल्यूशन। फिर कह रहा है दूसरे शब्दों में, सेइंग द सेम थिंग इज दैट सम ऑर्गेनिज्म आर बेटर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन एन अदरवाइज होस्टाइल इन्वायरमेंट। बोलते हैं हम में से कुछ ही बेहतर तरीके से वातावरण बदलने पे बच पाएंगे, बाकी सब मारे जाएंगे, बाकी बदलते हुए इन्वायरमेंट की वजह से मारे जाएंगे। एडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड, मतलब जो हम नए वातावरण में अडेप्ट कर रहे हैं गुण, जो नए वातावरण में गुण अडेप्ट कर रहे हैं, जैसे समुद्र का पानी पीने लगेंगे, तो समुद्र का पानी पीने लगेंगे तो ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाएगा, यानी इनहेरिट हो जाएगा, क्योंकि ये काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? जेनेटिक्स। इट हैज जेनेटिक बेसिस, देखो फिर वही बात रिपीट किया इसने, इट हैज जेनेटिक बेसिस, कह रहा है जेनेटिक बेसिस क्योंकि काम कर रहा है। फिटनेस इज द, ये बात अभी मैंने बोला था, फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू अडेप्ट, यानी जो फिट होगा वही फिटनेस इज द एंड रिजल्ट, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का एंड क्या है? फिट। और जो फिट है वही क्या करेगा? अडेप्ट, यानी वो क्या हो गया? नेचुरली सेलेक्ट हो गया। मतलब फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ, ठीक है ना, एंड रिजल्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और जो फिट होगा वही वहां पे अडेप्ट करेगा, अदरवाइज वो गायब हो जाएगा, बाकी गायब हो जाएंगे। डार्विन ने दो की कॉन्सेप्ट दिए, पहला ब्रांचिंग डिसेंडेंट, इसका मतलब होता है एडेप्टिव रेडिएशन, फैलना, एडेप्टिव रेडिएशन। हम अडेप्ट करेंगे रेडिएट होकर के, हम अडेप्ट कर गए रेडिएट हो गए। हम सब पैदा हुए थे, हमारे पूर्वज जो पहला मानव था, यानी क्या मनु और स्मृति जो मानते हैं ऐसे, या एडम ईव मानते हैं, ऐसे बहुत सारे थ्योरीज हैं। तो ये बिल्कुल सच है कि पहले एक ही मनुष्य और एक ही महिला बनी होगी, फिर क्या होगा, उनका क्रॉस हुआ होगा, उनके बच्चे बॉर्न हुए होंगे, वो अफ्रीका में रहते थे, अफ्रीका से डिफरेंट कॉन्टिनेंट में कुछ लोग चले गए, जैसे हम लोग गांव से शहर में सेट हो गए, कुछ लोग भारत छोड़ के बाहर जॉब कर रहे हैं, सुंदर पिचाई, और भी बहुत सारे लोग हैं IT के, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स है लॉस एंजलिस, लॉस वेगास में। उसके अलावा इसी तरीके से क्या हुआ, डिफरेंट कॉन्टिनेंट में हम लोग पहुंच गए, और वहां पर वातावरण सेम था कि अलग अलग है? अफ्रीका में बहुत गर्मी पड़ती है, वहां बहुत घने जंगल है, बहुत गर्मी पड़ती है, तो देखो उनका कॉम्प्लेक्शन कैसा है? काला है बिल्कुल। वेस्ट इंडीज में भी बहुत गर्मी पड़ती है, उनका कॉम्प्लेक्शन कैसा है? बाल कैसे उनके? करली, यानी उनके मम्मी पापा के बाल करली थे, तो बच्चों में कैसे गुड़ आ रहे हैं? करली। अच्छा, रसिया के लोग बहुत फेयर है, रसिया के लोग बहुत टॉल है, रसिया का एनवायरनमेंट, वहां धूप बहुत ज्यादा नहीं होती, बर्फ पड़ती है, गर्मी में भी टेम्परेचर बहुत लो रहता है। सोचिए, तो वहां पे क्या होता है, रसिया तो इतना बड़ा है कि उसके एक छोर पर दिन तो दूसरे छोर पर रात होता है एट ए टाइम, ठीक है ना। तो अलग अलग जगह का अलग अलग इन्वायरमेंट है। जापान के लोग अलग अलग हैं, उनकी शक्ल अलग दिखती है, चाइना के लोगों को देख के आप तुरंत पहचान जाओगे, ऐसे भारत के लोगों को चाइनीज लोग देख करके पहचान जाते हैं, हम लोग पहाड़ के लोग को देख के पहाड़ी समझ जाते हैं, ठीक है ना। तो वैसे क्या होता है, जैसे जो जहां पे रहता है
वहीं पर अडेप्ट कर जाता है। और हम फैल रहे हैं कि हम सिकुड़ रहे हैं? हम तो फैलते चले गए ना, आज पूरे विश्व में फैल गए, है ना, पहले केवल अफ्रीका में थे। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट एंड सिलेक्टेड बाय ये ब्रांचिंग डिसेंडेंट यानी एडेप्टिव रेडिएशन। दूसरा जो इनका मेन मूलभूत चीज थी, जो फंडामेंटल चीज कहते थे, फंडामेंटल क्या था? नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, ये दो की कॉन्सेप्ट थे, मतलब इन्हीं दोनों के आधार पे डार्विन को जीत मिली और डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तैयार हुई। अगर डार्विन की ये दो कॉन्सेप्ट नहीं होते तो डार्विन कभी इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। कह रहा है डार्विन से पहले भी एक साइंटिस्ट थे जो कि नेचुरलिस्ट थे, और ये फ्रांस से बिलोंग करते थे, फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे, वो थे ब्रिटिश डार्विन, और ये फ्रेंच, वो भी नेचुरलिस्ट, ये भी नेचुरलिस्ट। अल्फ्रेड वेलेस भी नेचुरलिस्ट थे, लेकिन वो बिलोंग कहां से करते थे? मलय आर्चिपेलागो। मलय आर्चिपेलागो का नया नाम इंडोनेशिया। लेमार्क हैड सेड दैट इवोल्यूशन of life form occurred but driven by use and disuse। लेमार्क ने क्या कहा? लेमार्क डार्विन से पहले थ्योरी दे चुके थे, लेकिन इनकी थ्योरी में कुछ खामियां थी। क्या खामियां थी अभी देखते हैं। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, यानी अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग। जिस अंग का हम जितना ज्यादा प्रयोग करते हैं, इनका कहना था जिस अंग का हम जितना ज्यादा प्रयोग करते हैं वो उतना डेवलप करता है, और जिसका प्रयोग करना छोड़ देते हैं वो धीरे धीरे पहले अवशेषी हो जाता है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाता है। जैसे हमारे पूर्वज मैमल थे, हमारे पूर्वज क्या, हम खुद मैमल हैं, तो हमारे पूर्वज भी मैमल थे। सभी मैमल में देखना कान हिलाने की क्षमता होती है। गाय देख लो, रैबिट देख लो, बकरी देख लो, भैंस देख लो, बैल देख लो, सबके अंदर कान को हिलाने की क्षमता है। पर हम लोग इवाल्व हो गए तो हम लोगों को कान हिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम तो सीधे हाथ हिला देते, टाटा बाय बाय निकल लो। हम कान क्यों हिलाएं? वो लोग कान हिलाते क्योंकि वो लोग इस तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाते, पर हमारे हैंड्स फ्री हो गए तो हम लोग अन्य काम कर लेते हैं, तो हमें कान हिलाने की क्षमता ही खत्म हो गई। यानी यहाँ इसकी जो मसल थी ईयर पिन्ना मसल, वो अवशेषी हो गई। वो क्या हो गई? अवशेषी। लेकिन हाँ, इसका ये इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाता है, इसीलिए क्या हो गया, ये थ्योरी डिसमिस हो गई है। क्यों डिसमिस हो गई है और किसने करी थी अभी बताता हूं, पहले ध्यान से पढ़िए। थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया जिराफ का। इन्होंने कहा पहले जो जिराफ थे वो छोटी गर्दन वाले थे और घास चरा करते थे, लेकिन घास की एक दिन कमी आ गई, आपको पता है ओवर ग्रेजिंग हो गई, घास की कमी आ गई। जब घास की कमी हो गई तो जिराफ ने उचक उचक के छोटे छोटे पौधों को, छोटे छोटे पेड़ों की पत्तियों को खाना चालू किया, तो उनकी गर्दन का प्रयोग बढ़ गया। गर्दन का प्रयोग बढ़ गया कि घट गया? और गर्दन का प्रयोग जब बढ़ गया तो गर्दन ज्यादा डेवलप हो गई और फिर ये इनहेरिट हो गई, अगली पीढ़ी में चली गई, तो उनके बच्चे सब कैसे होने लगे? लंबे गर्दन वाले होने लगे, ठीक है ना, लंबी गर्दन वाले होने लगे। देखो लिखा है हु इन द अटेम्प्ट टू फोरेज द लीफ, फोरेज का मतलब होता है चारे की तलाश, वो पत्तियों की तलाश में भोजन लेते थे और टॉल ट्री की पत्तियां खाने लगे, इसलिए अडेप्ट कर गए। क्या अडेप्ट कर गए? इलोंगेशन ऑफ दियर नेक, ठीक है। एज दे पास्ड दिस एक्वायर्ड करेक्टर, जो करेक्टर इन्होंने एक्वायर किया, ये लाइन भी आई हुई है। बताओ, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर इज आल्सो गिवन बाय लेमार्क। जो करेक्टर ये ऑब्टेन करते थे, जो करेक्टर ये एक्वायर करते थे अपनी लाइफ में, ठीक है ना, वो अपने बच्चों में भी भेजते थे। तो ये इनकी दो की कॉन्सेप्ट क्या थे? पहला यूज एंड, दूसरा की कॉन्सेप्ट था द एक्वायर्ड करेक्टर की वंशागति, यानी क्या, जो करेक्टर एक्वायर किया है वो नेक्स्ट पीढ़ी में भेजना। ये देखो लिखा है थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, मतलब एक्वायर्ड करेक्टर को इनहेरिट करना, ये आपने पढ़ा होगा पहले। इलोंगेटेड नेक, चले गए नेक्स्ट जनरेशन में, और जिराफ धीरे धीरे कुछ सालों में कैसे हो गए, ये करेक्टर एक्वायर कर लिया। कौन सा करेक्टर एक्वायर किया? हाँ, लेकिन कोई इन थ्योरी पे, इस फिजूल की थ्योरी पे कोई बिलीव नहीं करता था। इस फिजूल की थ्योरी पे कोई बिलीव नहीं करता था, इसीलिए ये थ्योरी धीरे धीरे क्या हो गई? फेल हो गई, ठीक है ना। और किसने फेल की? एक साइंटिस्ट थे अगस्ट वीजमैन। अगस्ट वीजमैन ने क्या बोला? ये 21 पीढ़ी तक, 21 जनरेशन तक क्या काटते रहे? चूहे की पूंछ। उन्होंने कहा चूहे की पूंछ को हम यूज ना करें तो देखते हैं अगली पीढ़ी में क्या ये कैरेक्टर चला जाएगा। तो एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, ऐसा करते करते लगातार कितनी पीढ़ी तक चूहों की पूंछ काटी?
और जब उनको क्रॉस कराते थे तो जो बच्चे पैदा होते थे उसमें फिर से उतनी लंबी पूंछ जितनी पेरेंट्स में थी। तो इससे क्या पता चलता है, ये थ्योरी गलत है कि सही है? क्यों? जब पूंछ थी ही नहीं तो प्रयोग कहां से किया उन्होंने, और जब प्रयोग नहीं किया तो धीरे धीरे अगली जनरेशन में गायब हो जाना चाहिए था। इनकी ये थ्योरी गलत हो गई, दोनों थ्योरी गलत हुई। एक तो यूज एंड डिसयूज गलत, दूसरा थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी गलत। ठीक है, तो ये फिर कैंसिल कर दिया इन्होंने, इनको खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। तब से लोग डार्विन पे बिलीव करने लगे। तभी तो बाद में डार्विन आए और फिर उन्होंने अपना बिलीव कराया लोगों को, अपना एक्सप्लेनेशन दिया और सही तर्क दिया। आज भी डार्विन की थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं? पूरे आधा चैप्टर किस पर बेस्ड था? डार्विन पर। तो डार्विन गलत नहीं थे, डार्विन सही थे, और डार्विन बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे। ठीक है ना। इनफैक्ट एक साइंटिस्ट थे आपकी उसमें एनसीईआरटी में दिया है क्लास 11 में, शुरुआत में ही, लिविंग वर्ल्ड की शुरुआत में, जो इंट्रोडक्टरी साइंटिस्ट है ना, आजकल आ रहे हैं क्वेश्चन। मैं इस पे सीरीज बना रहा हूं, अब आज से चालू कर रहा हूं, इस पे सीरीज बना रहा हूं, और डेली कुछ ना कुछ आपको जो आप भूल जाते हो, पूरे ईयर एनसीईआरटी के एक साथ याद करा दूंगा। पूरे साइंटिस्ट में कहां से क्वेश्चन बनेंगे, कौन सा पॉइंट पूछा जाएगा, कौन सा नहीं, पूरी उसकी मैं वीडियो बना के 10-10 मिनट के डालूंगा डेली। अगले 20 दिन में क्या करना है, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। आपका काम है रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, अनसॉल्व लगाना, वो करो, क्वेश्चन पूछिए। हमारा काम है आपकी चीजों को कंसाइज करके देना, ताकि आप जो 1 घंटे 2 घंटे में खोजोगे वो मैं 10 मिनट में करा के निकल जाऊंगा। और आपको पेन भी नहीं लेना, जब सो, जब बैठो, जब वो करो, रिकॉर्डेड है, कभी भी आप देख लो। सही है कि नहीं? तो अगस्ट वीजमैन ने 20 जनरेशन तक इसको काट करके डिसमिस कर दिया। कह रहा है इज इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस, कह रहा है इवोल्यूशन प्रोसेस है कि रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस है। तो दोनों ही है। देखो अगर हम यहां से देखें कि भाई यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर बना, तो भाई किसी प्रोसेस के थ्रू ही तो बना होगा। लेकिन क्या आज ये रिजल्ट कंप्लीट हो चुका है? क्या आज इवोल्यूशन रुक गया है? क्या ये फ्यूचर में कभी नहीं होगा? तो इसका एंड कभी होगा ही नहीं, एंड रिजल्ट कभी कह ही नहीं सकते। लेकिन देखा जाए, यहां तक देखा जाए तो एंड रिजल्ट तो ये रहा, यहां तक देखा जाए एंड रिजल्ट आगे आएगा, हमारे आगे भी एंड रिजल्ट आएगा। तो प्रोसेस भी कह सकते हैं और एंड रिजल्ट भी, पर बहुत सर्टेन नहीं है। कह रहा है जब हम इस उसको देखते हैं इन एनिमेट और एनिमेट यानी निर्जीव और सजीव चीजों को, तो दिस इज द ओनली सक्सेस स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। जब आप निर्जीव और सजीव को देखते हो तो पता चलेगा कि जो जिंदा है उसी में इवोल्यूशन होता है, जो जिंदा नहीं है उसमें इवोल्यूशन नहीं होता। अगर इवोल्यूशन होता तो आपका पुराना मोबाइल फोन कई वर्षों के बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन में जब 10-20 हजार साल बीत जाएंगे तो वो एकदम नया अपडेट वर्जन बन जाएगा। होता है ऐसा क्या? आपके परदादा की जो साइकिल होगी, उस समय साइकिल चलती थी, आपके परदादा की जो साइकिल होगी आज क्या वो बुलेट में बदल गई? बताओ, गायब हो गई, विलुप्त हो गई, वो कोई नहीं चलाता आज की डेट पे। सही है कि नहीं है? तो क्योंकि नॉन लिविंग में कभी इवोल्यूशन होता नहीं, वो ये कहना चाहता है। व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड, जब हम इस पूरे स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड को देखते हैं तो इवोल्यूशन प्रोसेस है, लाइन आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। यहां से है, बहुत गहरी लाइन है, यहां से उठा सकता है कि जब आप स्टोरी ऑफ वर्ल्ड देखते हो तो इवोल्यूशन क्या नजर आएगी, पूरा संसार कैसे बना, ये क्या था, ये था प्रोसेस। ऑन द अदर हैंड जब आप इस पर स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ देखते हो, देखो ध्यान दो, पूरे वर्ल्ड को देखोगे तो प्रोसेस है, जब स्टोरी ऑफ लाइफ ऑफ द अर्थ देखोगे तो बोलोगे कि हाँ इसका परिणाम आ चुका है। कोई पूछे मैं कैसे बना, आप बोलोगे एक बहुत बड़े इवोल्यूशन द्वारा, और यानी मैं तो रिजल्ट हूं ना उसका। अच्छा मेरे बाद भी तो इवोल्यूशन होगा, वो उस समय का रिजल्ट बताएगा कि उस समय मनुष्य कैसा दिखेगा। ठीक है ना, उस समय मनुष्य कैसा दिखेगा ये पता लग जाएगा। We treat the evolution as consequence of process, consequence का मतलब result of the process of natural selection। कह रहा है जब हम लाइफ को देखते हैं तो लाइफ इज द एंड रिजल्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। कंसिक्वेंस का मतलब वही रिजल्ट, फलस्वरूप मतलब इसके बाद ये मिला। वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर, देखो कह दिया जो बात मैंने ऊपर बताई थी कि क्लियर नहीं है कि इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस और एंड रिजल्ट ऑफ अननोन प्रोसेस, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से नोन नहीं है, अभी ये पूरी तरह से नोन नहीं है। इवोल्यूशन आज भी अधूरा ही हमें पता है। फिर क्या बोल रहा है, एक साइंटिस्ट थे थॉमस माल्थस। डार्विन इनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, डार्विन इनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे।
ठीक है, तो ये देखो लिखा है, इन्होंने पॉपुलेशन पर ऐसे लिखा था, और डार्विन इनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, ये लिखा है। और नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन दैट आर फैक्चुअल, ये लाइन आ चुकी है, इंपॉर्टेंट है। नेचुरल सिलेक्शन जो होता है सर्टेन ऑब्जर्वेशन पर इन्होंने देखा और बताया कि वो फैक्चुअल होता है, मतलब चेंज होता रहता है, फ्लैक्चुएट करता है, फैक्चुअल होता है। कह रहा है एग्जाम्पल, इन्होंने क्या देखा, इनके अस्से से कैसे प्रभावित हुए, इन्होंने कहा फूड जो है वो अर्थमेटिक बढ़ता है। फूड किस रेशियो में बढ़ता है, यानी 1+1+1+1 ऐसे ऐसे एक एक करके बढ़ रहा है, ठीक है। जबकि जो आपकी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऐसे नहीं बढ़ती, पॉपुलेशन बढ़ती है जियोमेट्रिक। जियोमेट्रिक का मतलब हो गया हम 2, हमारे 2, तो कितने हो गए 4, वो 4 थे तो उनके 2 हुए तो कैसे हो गए 8, ऐसे जियोमेट्रिकली बढ़ेगी, ऐड कर करके नहीं बढ़ेगी, जियोमेट्रिकली बढ़ती है। और यही कारण है कि पॉपुलेशन कम समय में तेजी से बढ़ जाती है, जबकि फूड प्रोडक्शन उस रेशियो में नहीं बढ़ता। और इसीलिए क्या बोला है कि ये रिसोर्सेज लिमिटेड रह जाते हैं कि अनलिमिटेड। रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं लेकिन खाने वाले बढ़ते जा रहे हैं। रिसोर्सेज है लिमिटेड तो नेचर को कैसे भी करके बाकी लोगों को रोकना पड़ेगा। नेचर रोक भी रही है, नेचर बढ़ावा भी दे रही है, नेचर रोक रही है उन लोगों को जो जिनके अंदर चेंज नहीं आया, नेचर उनको रोक रही है। नेचर किसको अलाउ कर रही है, जिनके अंदर चेंज आ गया। तो वही बोला है, नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं लेकिन पॉपुलेशन को स्टेबल रखना है। पॉपुलेशन के साइज को कैसा रखना है, स्टेबल। केवल सीजनल फ्लैक्चुएशन को छोड़ दिया जाए तो मेंबर ऑफ पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक, बोलते हैं जो भी मेंबर्स होते हैं वो कैरेक्टर में अलग अलग होते हैं, कोई इंडिविजुअल एक जैसा नहीं दिखता। कारण आपको पता है, सबका VNTR अलग अलग है। मेरा VNTR दुनिया में किसी से मैच नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो। हाँ, अगर मेरा कोई जुड़वा भाई होता, आइडेंटिकल ट्विन होता, तो मेरा और उसका 100% मैच करता। एक मूवी थी आमिर खान वाली धूम, उसमें देखो 2 थे, समर और साहिर। समर और साहिर ने देखो दोनों को पकड़ नहीं पाती पुलिस, क्यों? जब वो करता था तो वो गायब रहता था, वो जब आता था तो वो गायब हो जाता था, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल ट्विन्स थे। आइडेंटिकल ट्विन्स का जब वो जीन भी ले लेंगे तो 100% सेम रहेगा, तो कभी प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे कौन है, जब तक कि अंटिल की दोनों सामने ना आ जाएं। तो नो टू इंडिविजुअल आर अलाइक इवन दो दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर। कहते हैं कोई कितना भी डुप्लीकेट कॉपी हो लेकिन उसका VNTR अलग अलग होगा, मतलब वो बिल्कुल सेम नहीं हो सकते। मोस्ट ऑफ द वेरिएशन आर इनहेरिटेड, कहते हैं ये हमेशा बात कह रहा है, वेरिएशन पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाता है, वेरिएशन पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाता है। द फैक्ट दैट थ्योरेटिकली पॉपुलेशन साइज ग्रो एक्सपोनेंशियली, कह रहा है फैक्ट ये है, ये वाली बात कह रहा है, पॉपुलेशन साइज जियोमेट्रिकली बढ़ती है, और जियोमेट्रिकली क्या वर्ड बोल सकते हैं, एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। इफ एवरीबडी रिप्रोड्यूस मैक्सिमली, कहता है ऐसा तभी होगा जब कोई मैक्सिमली रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है ना। एंड द फैक्ट दैट पॉपुलेशन साइज इज रियलिटी लिमिटेड, लेकिन फैक्ट ये है कि पॉपुलेशन के साइज को हमें क्या रखना है, बढ़ कह रहा है अगर हम लोग मैक्सिमली रिप्रोड्यूस करें तो अपने जीवन भर में 1 डजन्स बेबी बॉर्न कर सकते हैं। 1 डजन्स बेबी आइडियली औसतन निकाला गया है, कोई 15, कोई 12, कोई 8, कोई ऐसे, तो उसका औसत कितना आएगा 12। इंसानों का भी एक कैपेसिटी निकाली गई ना, 12 बेबी बॉर्न कर सकते हैं। तो क्या हम सब अगर 12-12 कर लें तो ये हाल है पृथ्वी का, 12-12 हो जाए तो बेहाल हो जाएगा पृथ्वी, ठीक है ना। और फिर इतनी क्राइसिस आ जाएंगी, अभी देखो कि इतनी क्राइसिस है, एक वार होता है तो इतनी क्राइसिस हो जाती है, ठीक है ना। तो सोचो जब इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी तो और ज्यादा वार होंगे, और ज्यादा चीजें होंगी, और ज्यादा क्राइसिस आएंगी। इट मीन्स दैट हैड टू बी कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज, मतलब कह रहा है इसके लिए कंपटीशन कराना पड़ेगा। कंपटीशन कौन सा, 2 तरीके का, इंट्रा स्पेसिफिक जो हम आप कर रहे हैं, और इंटर स्पेसिफिक जो हम दूसरी प्रजातियों से कर रहे हैं। भाई जो दूसरी प्रजातियों से हम कर रहे हैं या वो हमसे कर रहा है, सही कि नहीं है। तो 2 तरह के होते हैं, और कंपटीशन की कोई कॉन्क्रीट डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ बोला था। सबसे बेस्ट डेफिनेशन ये थी, एक की रिप्रोडक्टिव फिटनेस दूसरे की रिप्रोडक्टिव फिटनेस को घटा देती है और खुद की रिप्रोडक्टिव फिटनेस बढ़ा लेती है। इवोल्यूशन ओनली सम सर्वाइव, देखो कह रहा है इवोल्यूशन के बाद सब सर्वाइव करेंगे कि कुछ ही करेंगे, कुछ कर पाएंगे,
मान लो 100 थे तो 4-5 बचते हैं, बाकी सब मारे जाते हैं। इसीलिए जिनके अंदर म्यूटेशन आता है वो सरवाइव कर जाते हैं, जिनके अंदर नहीं आता वो फिर सरवाइव नहीं कर पाते। वो भी कौन सा म्यूटेशन? ऐसा म्यूटेशन जो क्या करे, जो फायदेमंद हो। ज्यादातर म्यूटेशन हार्मफुल होते हैं, कुछ जो बेनिफिशियल होते हैं उन्हीं को नेचर एग्जिस्ट करने का मौका देती है। एंड दे ग्रीव एट द कॉस्ट ऑफ अदर, बोल रहा है जिन वही सरवाइव कर रहे हैं क्यों, और बाकी मर रहे हैं और कुड नॉट फ्लोरिश। जो मर रहे हैं वो कहां से फ्लोरिश कर पाएंगे? जो मर गया वो कहां से आबादी का पार्ट बढ़ा पाएगा? जो बच गया वही सरवाइव करेंगे, वही आबादी बढ़ाएंगे। नोबेलिटी एंड ब्रिलियंस इनसाइड द डार्विन वाज दिस, ये ही asserted that variation which are heritable and which the resources utilization better for few बार बार बोल रहा है, कुछ ही के लिए ये अवेलेबिलिटी है। बताइए इन्होंने क्या बोला था कि वेरिएशन आता है, फिर वेरिएशन पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाता है, फिर वेरिएशन के वजह, इस वेरिएशन की वजह से, चले जाने की वजह से ही कुछ हम में से इस रिसोर्स को खाने के बाद खाने को मिलेगा, और कंपटीशन के बाद ही तो रिसोर्स मिलेगा। पहले कंपटीशन होगा फिर रिसोर्स मिलेगा, कि पहले रिसोर्स मिल जाएगा फिर कंपटीशन हो जाएगा? पहले कंपटीशन होगा, जो बचेगा वही रिसोर्स को यूटिलाइज करेगा। तो कुछ बचेंगे कि सारे बचेंगे? कुछ बचेंगे। कह रहा है अडेप्टेड टू हैबिटेट, इसका मतलब जो बचा वो अनुकूलित हो गया कहां पे? अपने वातावरण में। और विल इनेबल ओनली दोज रिप्रोड्यूस एंड लिव मोर प्रोजेनी। देखो उसका आर वैल्यू बढ़ गया, ज्यादा से ज्यादा बच्चे बॉर्न करेगा। इसका मतलब कम से कम समय में बहुत सारी पीढ़ी दर पीढ़ी ये कैरेक्टर चला जाएगा और वो सरवाइव कर जाएगा और ज्यादा से ज्यादा बेबी बॉर्न करेगा। एंड देयर वुड बी चेंज इन द पॉपुलेशन। आबादी में देखो बदलाव आ गया, पहले आबादी थी पुरानी, अब आ गई नई। एंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड हेंस न्यू फॉर्म अपीयर टू अराइज, नया फॉर्म आ जाएगा। तो धीरे धीरे ये तो हो रहा है, देखो अपने कल्चर में भी ये हो रहा है। क्या हो रहा है? इवोल्यूशन की वजह से कल्चर भी देखो चेंज आ रहा है। एक जो कल भी मैं बोल रहा था, हमेशा बोल रहा हूं, आपके दादा और आपके में जनरेशन गैप है, ऐसे आपके दादाजी और पापा में भी जनरेशन गैप था, लेकिन पापा और दादाजी में जनरेशन गैप कम था। आपके और आपके पापा में जनरेशन गैप कम है, पर आपके दादाजी और आप में ज्यादा है। उनकी बात आपको खटक सकती है, आपकी बात उनको चुभ सकती है, लेकिन आपके पापा आपको समझते हैं क्योंकि वो आपकी ट्रेंडिंग चीज को देख रहे हैं। दादाजी कह रहे नहीं आज भी आप वो गांव में खेती बाड़ी करो, अरे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? दादाजी कहते हैं बिजली हमारे समय नहीं थी, बिजली नहीं लगवानी है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगानी, काम कैसे चलेगा? बोलो। आज भी कहते हैं कि हाँ कोल्हू के बैल से तेल निकालो, अरे काम कैसे चलेगा भाई? पूरे दिन में आधा किलो निकलेगा। तब फुर्सत थी, ये सब काम कर लेते थे। आज भी दादी जी बोले सिलबट्टे पे मसाला पीसो फिर डालो, आजकल लोग पिसा पिसाया ले आते रेडीमेड। बोलो है कि नहीं है? तो कहने का मतलब है आज ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये भी तो इवोल्यूशन का ही एक परिणाम है। देखा जाए कल्चर भी चेंज हो रहा है मनुष्य के इवोल्यूशन की वजह से। अभी तो फिर भी ठीक है, अभी देखिएगा आगे आने वाली जनरेशन, अमेरिका में क्या कल्चर है, अमेरिका और अन्य यूरोपियन कंट्री में क्या कल्चर है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, हमारे यहाँ क्या कल्चर है, बच्चा कभी बड़ा होता ही नहीं है, मम्मी पापा के साथ ही रहता है। मम्मी पापा भी फुल सपोर्ट देते हैं, वो बात अलग है कि कुछ बच्चे मम्मी पापा को अनाथ आश्रम छोड़ाते हैं, वो अलग बात है ना। लेकिन कि वो तो एक्सेप्शन है, पर ज्यादातर फैमिलीज में यही है कि अपने मम्मी पापा को सपोर्ट देते हैं बच्चे, यही होता है ना। तो मैं कहना ये चाहता हूं अभी भारत में ये है, लेकिन आप यूएस जाओ, वहां के मम्मी पापा 14 साल का बच्चा होता है या 12 साल का होता है उसको अलग कर देते हैं स्वेच्छा से, या बच्चा खुद अपने आप अलग हो जाता है, नहीं होता तो मम्मी पापा अलग कर देते हैं। नो पॉकेट मनी नो कुछ। अब वो बच्चा क्या करता है, लाइब्रेरी में जॉब करता है, ठीक है, उसको फिर बक्स मिल जाते हैं, यानी वो यूएसडी मिल जाती है, यूएस डॉलर, तो उसका काम चल जाता है। वो इंडिपेंडेंट बनना सिखा रहे हैं। हमारे यहाँ 45 साल का भी हो गया और काम नहीं करता तो कोई बात नहीं है, मेरी पेंशन है ना, तुम खाओ, सही कि नहीं। तो वहां पे वो कल्चर भी देखना भारत में आएगा। हाँ इतनी जल्दी नहीं आएगा, उसको आने के लिए कम से कम 5-6 हजार साल लग जाएंगे, इतनी जल्दी नहीं आएगा, आएगा ये पक्का है। वो कितने दिन में आ सकता है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि हाँ इतना पक्का पता है कि भारत में भी वही ट्रेंड चला आएगा। जब कपड़े बदल दिए, सोच बदल दी, कल्चर बदल दिया, सारी चीजें बदल गई, तो ये भी बदल जाएगा।
मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, व्हाट इज द ऑरिजिन दिस वेरिएशन। अब बात आई कि उनसे पूछा गया, डार्विन भी फेल हो गए थे, जैसे मेंडल साहब से पूछा गया व्हाट इज द फिजिकल प्रूफ ऑफ योर फैक्टर, तो ही वॉज अनएबल टू रिप्लाई। सिमिलरली इनसे भी पूछा गया कि बताइए कि ये क्या होता है, वेरिएशन कैसे आता है और वेरिएशन का क्या उपयोग है, तो उन्होंने बोला उपयोग यही कि जिनमें वेरिएशन आता है उन्हीं का नेचुरल सिलेक्शन होता है, वही बेटर सर्वाइव कर पाते हैं, वही अडेप्ट कर पाते हैं अपने वातावरण में और न्यू हैबिटेट में। ये बात तक तो ठीक थी, पर इनसे पूछा गया वेरिएशन आया कैसे, तो ये वेरिएशन की उत्पत्ति नहीं बता पाए थे, क्योंकि उस समय तक मियोसिस और माइटोसिस पे बहुत ज्यादा खोज नहीं हुई थी, ठीक है ना। तो ये, और ये नई प्रजाति कैसे बनाता है ये भी बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था, बस ये इन्होंने बोला था नेचुरल सिलेक्शन से नई प्रजाति बनती है, तो गलत नहीं थे, लेकिन वेरिएशन कैसे आता है ये नहीं बता पाए थे, ठीक है ना। ये वेरिएशन के बारे में कोई बात नहीं बता पाए थे। इवन तो मेंडल ने, जिन्होंने इनहेरिटेंस की बात की थी, देखो फैक्टर की बात की थी, जिन्होंने बोला फिनोटाइप इफेक्ट करता है फैक्टर, डार्विन ने या तो इस बात को इग्नोर कर दी थी या तो जानते हुए भी साइलेंट थे। कह रहा है डार्विन उस समय के महान साइंटिस्ट थे। डार्विन ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, वो हो जाता है, तो अपनी गलतियां भी लिख देता है। बड़े बड़े लोग बोलते नहीं, जैसे सचिन तेंदुलकर ने कई जगह पे लिखा है कि मैंने एक बार, मैं पूरी कोशिश करता तो मैं कैच कर सकता था, पर मैं थोड़ा सा, मेरी दिमाग में एक हलचल हुई और मैं कैच चूक गया, वो उन्होंने अपनी बुक में लिखा। तो ये गलतियां भी बड़े बड़े लोग लिख देते हैं अपनी, तो इन्होंने भी अपनी बुक में लिखा कि मैंने डार्विन को बहुत लाइटली लिया, क्योंकि मुझे उस समय तक जीन की नॉलेज नहीं थी और मेरे अनुसार जीन पेंजीन हुआ करता था। मतलब डार्विन कहते थे कि मेरे अनुसार पेंजीन की धारणा थी, फैक्टर की कोई धारणा नहीं थी। तो डार्विन की बात ने कटाक्ष कर दिया मेंडल को, और यही कारण था, वन ऑफ द मेन, एक रीजन ये भी है कि मेंडल का काम 35 वर्षों तक किसी को नहीं पता चला। एक रीजन उसमें ये भी है, माना कि बहुत छोटा रीजन है, पर है। एक बड़ा साइंटिस्ट छोटे साइंटिस्ट की बात को अगर काट देता है तो बात कट गई समझो, फिर लाख एफर्ट करते रहो। सही है कि नहीं है। फिर देखो, द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, यानी फर्स्ट डिकेड का मतलब 20वीं शताब्दी की शुरुआत, यानी सन 1900 में डिब्रीज आए, और डिब्रीज, कोरेंस और सेमाक, याद आया ना, रीडिस्कवरी करी, तब उनकी बात सच पता चली। ये या तो साइलेंट थे या तो इग्नोर कर दिया था उनकी बात को, ठीक है। इन्होंने इवनिंग प्रिमरोज पर काम किया। इवनिंग प्रिमरोज का कभी कभी साइंटिफिक नेम पूछ लेते हैं, ओइनोथेरा लेमार्कियाना, ओइनोथेरा लेमार्कियाना, इवनिंग प्रिमरोज, ओइनोथेरा लेमार्कियाना, ओइनोथेरा लेमार्कियाना, लेमार्क के नाम से समझो, लेमार्कियाना, ओइनोथेरा लेमार्कियाना, इवनिंग प्रिमरोज प्लांट। इवनिंग प्रिमरोज क्यों बोलते हैं? इवनिंग में खिलता है, नाम पड़ा इवनिंग प्रिमरोज प्लांट, इवनिंग प्रिमरोज प्लांट, ओइनोथेरा लेमार्कियाना। इन्होंने म्यूटेशन का आइडिया इसी प्लांट से लिया, क्योंकि ये इन्होंने देखा ये प्लांट लंबे होते थे, अचानक देखा किसी जनरेशन में अचानक से कुछ छोटे पौधे हो गए। इन्होंने सोचा अचानक से परिवर्तन कैसे आ गया, मम्मी पापा में तो कैरेक्टर थे नहीं, अचानक छोटे बच्चे कहां से आ गए, छोटे पौधे कहां से आ गए। इस तरह से इन्होंने फिर कई पीढ़ियों तक रिसर्च किया, फिर देखा कि म्यूटेशन आ जाता है, अचानक से परिवर्तन आ जाता है। तो इन्होंने बोला लार्ज डिफरेंस अराइजिंग सडनली इन द पॉपुलेशन में अचानक से होने वाला बदलाव ही क्या कहलाता है? म्यूटेशन। और हिंदी में देखो बोलते हुए उत्परिवर्तन, तुरंत होने वाला परिवर्तन, तुरंत होने वाला परिवर्तन। इनका मानना था कि म्यूटेशन ही वो कारण है जिसकी वजह से एवोल्यूशन होता है, और माइनर वेरिएशन जिसकी बात डार्विन साहब कर रहे थे, ठीक है ना, उसकी वजह से ऐसा नहीं होता। यानी इनका मानना था कि म्यूटेशन की वजह से इवोल्यूशन होता है। डार्विन जो बता रहे थे माइनर वेरिएशन, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी जाता था, जो डार्विन ने बोला था ऐसा नहीं होता। जबकि ये भी सही थे, ये भी सही थे, ये ज्यादा सही थे, ये थोड़े कम सही थे, लेकिन दोनों ही सही हैं। ज्यादा और कम क्या होता है? इन्होंने पहले खोजा था, संसाधन नहीं थे, इन्होंने मेंडल पर ध्यान नहीं दिया, इन्होंने ध्यान दिया, रीडिस्कवरी कर रहे थे, इनको नई नई बातें, नए नए तथ्य पता चले।
ये इन्होंने मेंडल पे तो कभी पढ़ाई नहीं की, और ना ही इन्होंने तो बल्कि उल्टा अपोज किया था उनको। म्यूटेशन आर रैंडम, आया हुआ लाइन है। म्यूटेशन रैंडम होता है कि फिक्स्ड, और डायरेक्शनलेस की डायरेक्शन। जबकि डार्विन ने जिस वेरिएशन की बात की थी उल्टा, एक तो स्मॉल होता है और डायरेक्शनल होता है, स्मॉल और डायरेक्शनल। और इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल, इनका मानना था, डार्विन का मानना था धीरे 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 होता है और स्टेप बाय स्टेप होता है। जबकि डिवरीज का मानना था अचानक से नई प्रजाति बन जाती है, अचानक से। दोनों ही सही हैं। अगर प्रजाति अचानक से बन गई तो म्यूटेशन, और करोड़ों साल ले लिए तो वेरिएशन। तो डार्विन भी सही थे, ये भी सही थे। अगर अचानक से कहीं चेंज आ गया तो म्यूटेशन, तो नई प्रजाति तुरंत बन जाएगी। बताओ, अच्छा मेरी आंखें ब्राउन, डार्क ब्राउन, ठीक है ना, और मान लो मेरे बच्चे में अचानक से आंख आ जाए कैसी, ब्लू। अब बताओ कहां से ब्लू आ गई? मेरे खानदान में किसी की ब्लू नहीं है ना, मेरे खानदान में किसी की ब्लू नहीं है। अचानक से ब्लू आईज अगर आ गई, आ जाती है बच्चों में, हो जाता है म्यूटेशन। म्यूटेशन हो गया। हम लोग के बाल है स्ट्रेट, पता लगा ऐसा बच्चा पैदा हो गया जिसके बाल हो गए कर्ली। अब बताओ अचानक से परिवर्तन आ गया कि नहीं आ गया? म्यूटेशन। लेकिन हाँ, मेरे थोड़े कर्ली, बच्चों में थोड़े ज्यादा कर्ली, उनके बच्चों में और ज्यादा कर्ली, कर्लीपन बढ़ता जा रहा है। ये क्या हो रहा है? वेरिएशन। तो इन्होंने सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को क्या नाम दिया? ह्यूगो डिवरीज ने सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को क्या नाम दिया? सॉल्टेशन। आया हुआ क्वेश्चन है PYQ। और पॉपुलेशन जेनेटिक्स पर जब हमने अध्ययन किया, और हार्डी विनबर रूल, हार्डी विनबर रूल सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन यहीं से आता है, हार्डी विनबर रूल से। तब हमको और क्लैरिटी आ गई। तो हमको क्या हुई? क्लैरिटी आ गई। देखो क्या बोला है हार्डी विनबर प्रिंसिपल, क्या कहता है? किसी भी पॉपुलेशन में अगर फ्रीक्वेंसी एलील की है ऑफ ए जीन या लोकस, तो उस फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है। ये नियम कहता है किसी भी आबादी के अंदर जो जीन की फ्रीक्वेंसी होती है या एलील की फ्रीक्वेंसी होती है, जीन के एलील की फ्रीक्वेंसी होती है किसी लोकस पर, वो हमेशा कैसी होती है? फिक्स्ड। यानी P+Q बराबर 1, P+Q बराबर 1। ये डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी है, ये रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। तो एलील की फ्रीक्वेंसी फिक्स है। अच्छा, अगर एलील की फ्रीक्वेंसी है, मेरे अंदर कितने एलील हैं? मेरे अंदर मम्मी का एक एलील है एटलीस्ट, और एटलीस्ट एक पापा का है। तो हर व्यक्ति में कितने एलील हैं? 2 हैं। तो इन्होंने क्या किया ना, किसी व्यक्ति के लिए पूछा जाए या किसी पॉपुलेशन के लिए पूछा जाए तो इसका स्क्वायर कर दो। 2 हैं तो स्क्वायर कर दो, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, और इसका फैक्टोरियल करोगे तो P² + 2PQ + Q² बराबर 1। तो ये किसकी फ्रीक्वेंसी आ गई? ये हमारी आबादी की फ्रीक्वेंसी आ गई, या इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी आ गई? मैं पूछूं हमारी आबादी में इतने लोग की, इतने, ये कैपिटल ए कितने लोग के पास है, तो आप क्या निकालोगे? P² निकालोगे। मैं पूछूं हमारी आबादी में कितने लोग हेट्रोजाइगस हैं, ये देखो हेट्रोजाइगस, तो आप क्या निकालोगे? 2PQ। मैं पूछूं हमारी आबादी में जो हम लोग बैठे हुए क्लासरूम में, यहां पर कितने लोग स्मॉल ए हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? Q² निकालोगे। समझ आ गई बात? अगर किसी इंसान का या किसी पॉपुलेशन की बात करें या किसी इंडिविजुअल की बात करें तो फार्मूला कौन सा लगाओगे? और अगर केवल एलील की बात करें तो फार्मूला कौन सा लगेगा? P+Q बराबर 1। और अगर इंसान की बात हो या पॉपुलेशन की बात हो या किसी पर्टिकुलर पेशेंट की बात हो, किसी रोग की बात हो, तो आप ये समझ जाना ये है। समझ आई बात? इसी को बोलते हैं हार्डी विनबर रूल। हार्डी विनबर रूल देखो लिखा ना, इन्होंने एल्जेब्रिक इक्वेशन दिया। हार्डी विनबर प्रिंसिपल क्या कहता है? एल्जेब्रिक इक्वेशन, यानी P+Q बराबर 1 और P² + 2PQ + Q² बराबर 1। लेकिन एक एलील के लिए दिया था और एक इंसान के लिए या इंडिविजुअल के लिए या आबादी के लिए दिया गया। ये प्रिंसिपल ये कहता है एलील फ्रीक्वेंसी इन द पॉपुलेशन स्टेबल रहती है और कांस्टेंट रहती है हर पीढ़ी में। और कब ये नियम कब लागू होगा? जब तक जेनेटिक इक्विलिब्रियम लागू है तभी तक ये नियम वैलिड होगा। जेनेटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है 2-3 शर्तें। पहली शर्त, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। कैसी मेटिंग हो? याद रखना, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। आया हुआ क्वेश्चन है नीट में, रैंडम मेटिंग अलाउ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? रैंडम का मतलब जो आबादी में हम बात कर रहे हैं वहां किसी की मैरिज किसी से हो सकती है, किसी का क्रॉस किसी से हो सकता है अचानक। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि हम इसी कम्युनिटी में शादी करेंगे, उसी कम्युनिटी में शादी करेंगे। इसको बोलते हैं रैंडम मेटिंग।
रैंडम मेटिंग, यानी दे आर फ्री टू ब्रीड एनीबडी अपनी चॉइस से, तो रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। इससे जीन जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, नंबर 1। नंबर 2, पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए? लार्ज। स्मॉल पॉपुलेशन के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन छोटी होगी तो रैंडम मेटिंग का कोई सवाल ही नहीं है। मान लो 4 ही लोग कबीले में रह रहे हैं, तो जिंगा लाला करते रहो, है ना। रैंडम मेटिंग और लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए, स्मॉल पॉपुलेशन के लिए फेल हो जाता है ये नियम। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जेनेटिक इक्विलिब्रियम टूटने नहीं देना है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना है। यानी मिस मैरी डू नॉट रिप्लाई, मिस मैरी को शांत रखना, मिस मैरी डू नॉट रिप्लाई, ये फार्मूला है, न्यूमेरिक्स है। मिस का मतलब म्यूटेशन होना चाहिए, माइग्रेशन होना चाहिए, ठीक है ना, ड्रिफ्ट होनी चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन होना चाहिए और रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नॉट लगा है ना। अगर किसी आबादी में जेनेटिक इक्विलिब्रियम नहीं है तो ये 5 चीजें होनी चाहिए, और अगर ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है तो 5 में से कुछ भी, और नॉट वैसे भी फार्मूले में लगा, याद रहेगा। क्या ये 5 चीजें होनी चाहिए आबादी में? आबादी में क्या क्या नहीं होना चाहिए? हमारी आबादी में म्यूटेशन ना हो, हमारी आबादी में माइग्रेशन ना हो, मतलब ना कोई क्लास से निकले और ना क्लास में वापस आए, क्योंकि अगर निकल गया तो कम हो गया, फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, कोई आ गया फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, ठीक है ना। और ड्रिफ्ट का मतलब हो गया अचानक से मान लो भूकंप आया तो कुछ लोग बाहर भागे, तो ये अचानक से परिवर्तन आया कि नहीं आया? ड्रिफ्ट। अच्छा, नेचुरल सिलेक्शन जानते ही हो, पीढ़ी दर पीढ़ी वेरिएशन आते रहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण, और फिर उस वेरिएशन में जो पॉजिटिव वेरिएशन होते हैं, नेचर उन्हीं को मौका देती है सर्वाइव करने का। जो फिट होते हैं वो सर्वाइव वही करते हैं जो फिट होते हैं, और जो फिट होते हैं वो अडेप्ट कर जाते हैं। रिकॉम्बिनेशन को क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, अभी ये चैप्टर रिवाइज किया था हम लोगों ने। तो देखो लिखा है इन्होंने वही बात बता दी है। कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी को हम मान लेते हैं P, स्मॉल ए को मान लेते हैं Q, तो P प्लस Q बराबर क्या आएगा? 1, ठीक है ना। P प्लस Q बराबर 1 आएगा। कह रहा है ए की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो क्या निकालोगे? ठीक है ना। अगर आपको निकालनी है स्मॉल ए की, कहां गया, हाँ, हेट्रोजाइगस की निकालनी है तो क्या निकालोगे? 2pq, ठीक है। और अगर मान लो उसकी निकालनी है आपको रेसेसिव की, तो क्या निकालोगे? हाँ, सिमिलरली स्मॉल ए इज क्यू स्क्वायर, कैपिटल ए इज पी स्क्वायर, और वो कैपिटल ए स्मॉल ए इज 2pq, ठीक है ना। ये इक्वेशन आ गया। दिस इज बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ p प्लस क्यू स्क्वायर, अभी एक्सपेंड किया था ना हमने। जब फ्रीक्वेंसी मेजर की जाती है डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, अगर मान लो फ्रीक्वेंसी बदल गई तो आप समझ जाओगे क्या कि वहां पर कोई ना कोई नेचुरल सिलेक्शन हो गया, अभी तक नहीं हो रहा था, अब हो गया। कह रहा है या तो डायरेक्शनल होगा, ठीक है ना, उसकी कोई ना कोई दिशा होगी, किस तरफ जा रहा है, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, इधर उधर कहां जा रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे एवोल्यूशनरी चेंज होने लगेंगे, और तब ये रूल या नियम लागू नहीं होगा, तब ये नियम लागू नहीं होगा। देखो लिखा है डिस्टर्ब अगर हो गया जेनेटिक इक्विलिब्रियम तो हार्डी विनबर्ग रूल लागू नहीं होगा, यानी चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल, तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी पॉपुलेशन की, एंड वुड देन बी इंटरप्रिटेटेड एज इवोल्यूशन। कह रहा अगर हमारी फ्रीक्वेंसी p प्लस क्यू बराबर 1 ना आई, घट गई या बढ़ गई, समझ जाएंगे इवोल्यूशन हो रहा है। और अगर p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1 नहीं आया तो समझ जाएंगे इवोल्यूशन हो रहा है। कह रहा है ना कि अगर डिस्टर्ब हो गई फ्रीक्वेंसी, क्या समझ जाएंगे? पॉपुलेशन इज इवॉल्विंग कि नॉन इवॉल्विंग। 5 फैक्टर थे जो हार्डी वीवर को अफेक्ट करते हैं। 5 फैक्टर में से कौन क्या फार्मूला बताए? मिस मैरी डू नॉट डू, और नॉट कहां गया? ये नॉट रिप्लाई, सही है ना। ये 5 चीजें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जब कहीं माइग्रेशन हो जाता है तो किसी दूसरे स्थान पर व्यक्ति चला जाता है उस पॉपुलेशन से, तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। जैसे यहां से उठ के आप लोग बाहर चले गए तो कुछ बच्चे कम हो जाएंगे, यहां तो जीन में कमी आई, क्या दिखता हो गया। और जब कुछ एक्स्ट्रा आ गए, 2-4 अब आ गए, एंट्री मार ली, तो बताओ क्या हो जाएगी? तो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो कह रहा है अगर मान लो किसी नई पॉपुलेशन में चले गए या किसी नई पॉपुलेशन से यहां आ गए तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। नए जीन या एलिल ऐड होते हैं अगर किसी नए पॉपुलेशन में, तो पुरानी जगह पे लॉस भी तो हो रहे हैं। अगर यहां से क्लास से निकला तो कहीं तो गया बच्चा, अगर बच्चा कहीं गया तो क्या बोलेंगे? इसको जीन फ्लो बोलेंगे।
आना जाना लगातार लगी रहेगी प्रोसेस। इसी को बोलते हैं जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन। देखो जीन फ्लो का मतलब तो ये हो गया, यहां से आप बाहर गए वो भी फ्लो हुआ, कोई आया ये भी फ्लो हुआ। लेकिन अगर आप बार बार जा रहे हो आ रहे हो, बार बार आप उठे टॉयलेट किया आ गए, आप उठे आपने ब्रेक हुआ आप आ गए वापस, ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, ये कहलाएगा मल्टीपल टाइम, तब इसको जीन माइग्रेशन बोलेंगे। जीन फ्लो को जीन माइग्रेशन कब बोलते हैं? एक बार जाना और आना कि कई बार जाना और आना? कई बार जाना और आना। इफ द सेम जीन अकर्ड बाय चांस, कोई घटना अगर बाय चांस हो जाए, जैसे मैंने बोला था भूकंप आ गया, तो आप में से कुछ लोग बाहर की तरफ भागोगे, कुछ लोग यहीं रुक जाओगे, ठीक है ना, कुछ लोग बाहर भाग जाओगे, ठीक है ना। नहीं, वो डिपेंड करेगा कि इंटेंसिटी कितनी है भाई। कुछ लोग इधर भाग जाएंगे, कुछ लोग उधर भाग जाएंगे, जहां जो बचने के लिए, ये थोड़ा उस समय दिमाग काम नहीं करता। उस समय जो जिधर बच रहा है देख रहे हैं वहां से गिर रहा है, तो क्या वहां से गिर रही दीवार भूकंप से, तो क्या आप उस तरफ भागोगे? तो आप इसी जगह कहीं छुपने की कोशिश करोगे। ये एक पिलर मोटा है, यहां पे आप आ जाओगे, है ना, या इधर से निकलने की कोशिश करोगे। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ऑप्शंस रहेंगे। तो बाई चांस अगर होता है तो इसे क्या बोलते हैं? जीन में अचानक से होने वाला ड्रिफ्ट यानी चेंज। कभी कभी ये चेंज जो होता है इतना डिफरेंट हो जाता है कि नए सैंपल ऑफ पॉपुलेशन में जाकर के वो डिफरेंट आबादी बना देता है। द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम्स फाउंडर एंड द इफेक्ट इज नोन एज फाउंडर इफेक्ट। इसका मतलब समझो, कोई भारतीय यहां से गया विदेश, फॉरेन, अब फॉरेन में जाने के बाद उसने वहीं पे मैरिज कर ली, वहीं सेटल हो गया, क्योंकि अब उसे आना नहीं, उसको सिटीजनशिप मिल जाती है। कई कंट्रीज में ऐसा होता है, कुछ वर्ष रहिए, 15 वर्ष 10 वर्ष, तो आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। मेरे ही एक अंकल हैं, तो वो 10 से 12 साल तक उन्होंने लंदन में जॉब किया। अब उनको उनके बच्चे जो है सब लंदन की नागरिकता प्राप्त हो गई, उनको सबके पास वहाँ का कार्ड है, ठीक है ना। तो अब उनको वहाँ पे भी वो हैं, और भारत के हैं तो भारत में भी उनका आधार कार्ड है, यानी उनका इलेक्शन आईडी यहाँ का भी है और वहाँ का भी बन गया। तो क्योंकि वो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, अब तो खैर एक्सटेंड कर दिया है, अब बहुत नई नई शर्तें लगा दी हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले आबादी कम थी वहाँ, अब आबादी वहाँ भी बढ़ती जा रही है। तो इसलिए देखो ट्रम्प ने कितना वीजा उजा पे सब रोक लगा दी है। तो इट इज कॉल्ड एज फाउंडर इफेक्ट। तो वो लोग जाके वहां क्या बन गए? फाउंडर। और इस इफेक्ट को, उनकी आबादी वहां बढ़ रही है तो इसे क्या बोलते हैं? फाउंडर इफेक्ट। इंडिया के लोग लंदन में गए, लंदन में उनकी मैरिज हुई, वहीं पे बच्चे पले बड़े, वहीं पे बच्चे की मैरिज हुई और बच्चों ने वहीं का कल्चर अडैप्ट कर लिया, यानी ये वहां जाके फाउंडर बन गए और इनकी आबादी वहां बढ़ रही है। इसको बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट shows pre-existing advantage of mutation। माइक्रोब्स के एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला था? अरे कॉलोनी ए और कॉलोनी बी, क्या पता चला था इनसे? कि पहले से ही म्यूटेशन छुपा रहता है, लेकिन उससे अगर फायदा हो रहा है तो एडवांटेज वाला म्यूटेशन को सेलेक्ट किया जाता है कि डिसएडवांटेज वाले को। मैंने बोला था म्यूटेशन ज्यादातर हानिकारक होते हैं, लेकिन कुछ म्यूटेशन लाभदायक होते हैं। नेचर किसको मौका देगी? हानिकारक वालों को कि लाभदायक वालों को? हाँ, तो बोला है पहले से ही प्रेजेंट था, एडवांटेजिनस म्यूटेशन था, मतलब फायदेमंद वाला म्यूटेशन छुपा रहा होगा। जब सेलेक्ट किया नेचर ने तो क्या हुआ? तो अब नया फिनोटाइप नजर आ गया, यानी ए में से ही तो बी कॉलोनी जन्म ली थी, ए में से ही तो बी कॉलोनी हमने छांटी थी। ओवर फ्यू जनरेशन, कहते हैं कुछ जनरेशन के बाद नई प्रजाति आपके सामने आ जाती है। नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस विच इज इनहेरिटेबल वेरिएशन। ये देखो कई बार रिपीट किया इसना। नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो पीढ़ी दर पीढ़ी वेरिएशन को ले जाती है और बेहतर तरीके से सरवाइव करती है और आर वैल्यू को बढ़ा देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर सकें और उसमें नई प्रजाति बना सकें। ए क्रिटिकल एनालिसिस मेक्स बिलीव्स दैट वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन, कहता है वेरिएशन चाहे म्यूटेशन से आए चाहे वेरिएशन से आए, ठीक है ना। ये वेरिएशन किससे? क्रॉसिंग ओवर से, तो जो कि गैमेट बनते समय होता है, चाहे जीन फ्लो से आए चाहे जेनेटिक ड्रिफ्ट से आए, हमेशा फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी जीन की या एलील की, ठीक है ना। फ्यूचर जनरेशन में हमेशा चेंज होगी। मतलब ये पक्की बात है कि हमारे जो अगली पीढ़ी होगी वो हमसे डिफरेंट होगी, और जो हमसे डिफरेंट होगी यानी वो हमसे ज्यादा इवॉल्व होगी। पहले के मनुष्य ज्यादा इवॉल्व थे कि आज के मनुष्य ज्यादा इवॉल्व? आज के ज्यादा, और आगे आने वाली जनरेशन में और फास्ट हो जाएंगे और बहुत इवॉल्व हो जाएंगे। फिर आपको लगेगा कि अरे आप तो बहुत पीछे हो,
अगर अपडेट नहीं रहे तो या तो अपडेट हो जाओ। अपडेट टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इवॉल्व की बात कर रहा हूं। जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो आज की जनरेशन में ज्यादा अच्छी है कि दादाजी के समय की ज्यादा अच्छी है ना। फिर आगे देखो, कपल टू इनहेंस द रिप्रोडक्टिव सक्सेस, यानी जो ये सीधे सीधे जुड़ा रहता है रिप्रोडक्टिव सक्सेस यानी रिप्रोडक्टिव फिटनेस से, और नेचुरल सिलेक्शन मेक्स इट लुक लाइक डिफरेंट पॉपुलेशन, यानी ये सब मिल करके, यानी कई सारे फैक्टर मिल करके इवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। वो 5 फैक्टर, रैंडम मेटिंग ना हो, पॉपुलेशन लार्ज हो, तब जाकर के इवोल्यूशन वैलिड रहेगा। नेचुरल सिलेक्शन 3 प्रकार का हो सकता है, या तो स्टेबलाइजिंग, या तो फिर डायरेक्शनल, और या तो डिस्ट्रप्टिव। देखो स्टेबलाइजिंग कब होता है, जब मीन वैल्यू चेंज ना हो। मान लो ये लार्ज हाइट के लोग थे, ये स्मॉल हाइट के लोग थे, ठीक है ना, ये इंटरमीडिएट हाइट के लोग हैं। क्या पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लंबे लोग हैं? क्या पूरे विश्व में सबसे ज्यादा नाटे लोग हैं? नहीं, सबसे ज्यादा बीच की साइज के लोग हैं, ना बहुत लंबे ना बहुत छोटे। अपने भारत की ही तुलना कर लो तो कितने लोग होंगे जो 6 फीट से ज्यादा हाइट के हैं? क्लास में तो कोई नहीं है। और कितने लोग होंगे जिनकी हाइट 4 फीट से कम होगी? क्लास में तो कोई नहीं 4 फीट से कम का। इसका मतलब ज्यादातर लोग इस श्रेणी के बीच में ही आ रहे हैं। यानी किस श्रेणी में आ रहे हैं? इंटरमीडिएट। तो बताओ स्टेबलाइजिंग है कि नहीं है? अगर नेचर, देखो क्या लिखा, इन विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर द मीन कैरेक्टर, मीन कैरेक्टर मतलब इंटरमीडिएट कैरेक्टर। अगर इंटरमीडिएट कैरेक्टर वाले ज्यादा दिखे तो क्या समझ जाओगे? अब ये क्वेश्चन नीट में आया था 2023 या 22 में, या हो सकता है 24 में। 24 में तो नहीं आया था, 23 में ही आया होगा। कह रहा है हम शॉर्ट करके क्वेश्चन बता रहे हैं, कह रहा 5 किलो से ज्यादा वाले बच्चे जो है ना बहुत कम प्राप्त हुए, ठीक है ना, मतलब बच्चे पैदा हो रहे हैं हॉस्पिटल में, देखा गया कि 5 किलो से ज्यादा वाले बच्चे बहुत कम हैं, इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। कह रहा है जो 2 किलो से कम वाले हैं उनकी भी डेथ हो गई, बाकी सारे सरवाइव कर गए। तो बताओ 2 किलो यहां लिख लो, 5 किलो लार्ज की जगह लिख लो, और ये वाले एवरेज लिख लो। कह रहा बाकी सरवाइव कर गए, मतलब इन दोनों के बीच वाले सरवाइव कर गए। जो 2 से 5 किलो के बीच थे वो लिखा है 97% सर्वाइवल हुआ उनका, और ये सब मर गए, 3% में ये दोनों मर गए। तो यानी इसको नेचर ने सेलेक्ट नहीं किया, इसको नहीं किया, किसको किया? कौन सा सिलेक्शन हुआ? ये स्टेबलाइजिंग। क्वेश्चन आया था, लेकिन जब क्वेश्चन एकदम नया आया था बाकी सब पढ़ के हिल गए, लेकिन जो स्मार्ट लोग थे उन्होंने क्वेश्चन किया और वो सेलेक्ट भी हुए। भाई क्वेश्चन का सार तो समझो, कहना क्या चाह रहा है, हिंट दे रहा है। अब डायरेक्ट थोड़ा बता देगा ए स्टेबलाइजिंग लगाओ। फिर आगे डायरेक्शनल कब होगा? डायरेक्शनल कब होगा? जब पर्टिकुलर दिशा में देखा जाए। डायरेक्शनल कब होगा? जब मोर इंडिविजुअल एक्वायर अदर देन मीन वैल्यू। अदर देन मीन, पहले मीन को लिया था, अब अदर देन मीन कर दो। अगर अदर देन मीन कर दिया तो डायरेक्शनल। मतलब क्या बोला गया? अब नेचर कहती है इसको सेलेक्ट मत करो, या तो इसको कर लो या तो इसको कर लो, किसी एक को करो एक बार में, ठीक है ना। तो जब अगर मान लो इसका नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, अगर इसका नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है तो ये घटेगा, ये घटेगा, ये बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो ये इस तरफ कर्व चला जाएगा। ये कर्व ऐसा शिफ्ट हो गया, ये देखो, एक तो ये कर्व नीचे आया, ये वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी आगे तक, ये आगे तक चली जाएगी, ये वैल्यू बढ़ जाएगी, तो डायरेक्शनल हो गया। यानी पीक पहले 5 पे बैठा था तो अब पीक खिसक के कहां चला आया? 7 पे, तो इसको बोलते हैं डायरेक्शनल। अब एक होता है डिस्ट्रप्टिव। नेचर क्या कर रहा है अब की बार नेचर क्या कर रहा है? डिस्ट्रप्टिव में मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर ऑन द बोथ एंड। कह रहा है अब दोनों एंड को नेचर चुनने लगे, इस एंड को भी और इस एंड को भी, इसको छोड़ दे। पहले वाले में इसको चुना गया था, दोनों को छोड़ दिया गया था। दूसरे वाले में किसी एक किनारे को चुना गया, बीच को छोड़ दिया गया। तीसरे वाले में दोनों किनारों को चुना गया और बीच को छोड़ दिया गया। तो 3 तरह के नेचुरल सिलेक्शन होते हैं। ये रहा उसका फिगर, ये रहा उसका फिगर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये डायरेक्शनल है, सॉरी ये स्टेबलाइजिंग है, ये डायरेक्शनल है और ये डिस्ट्रप्टिव है। ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के बारे में शॉर्ट में, करीब 2 अरब साल पहले क्या बना था? पहला सेलुलर फॉर्म बना गया था, वो पृथ्वी पर बना। मैकेनिज्म ऑफ हाउ नॉन सेलुलर एग्रीगेट ऑफ जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल कुड इवॉल्व इनटू द सेल। कह रहा है कि क्या मैकेनिज्म है कि ये कैसे मैक्रोमोलिक्यूल की मदद से कैसे इवॉल्व हुआ
और कैसे उसे मेम्ब्रेन ने घेर लिया। कौन सी मेम्ब्रेन की बात कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो दुनिया के हर सेल में होती है, कैसे हुआ इज नॉट नोन, हमें नहीं पता। कह रहा है लेकिन ये पक्का पता है कि ये आगे चल के इन सेल ने क्या निकालना चालू कर दिया, O2। तो एटमॉस्फेयर धीरे धीरे कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग। पहले कैसा था? पहले एनारोबिक रेस्पिरेशन करते थे जीव, अब कैसा करने लगे? और कह रहा है यहां पर जो रिएक्शन हुई होगी बिल्कुल वैसी ही हुई होगी जो आपने लाइट रिएक्शन पढ़ी थी फोटोसिंथेसिस में। लाइट रिएक्शन में कितने फोटो सिस्टम होते हैं? PS1 और PS2। ये बात कर रहा है बीजीए की बात कर रहा है, या साइनोबैक्टीरिया, बीजीए का दूसरा नाम। उसके अंदर भी PS1 भी होता था, PS2 भी। और याद करो पानी को तोड़ने की क्षमता किसके पास होती है? तो ये वाटर हाइड्रोजन आयन निकालेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन निकालेगा, प्लस ऑक्सीजन निकालेगा। ऑक्सीजन ही निकल के एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जो आज की डेट पे हम लोग प्रयोग कर रहे हैं इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस एंड अदर प्रोसेसेस। देखो पानी टूटता है, लाइट पड़ते ही पानी टूटा, और पानी टूटा और किसकी मदद से टूटा? सोलर एनर्जी की मदद से। और फिर पानी टूटने की प्रक्रिया के समय बहुत सारे लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट भी काम आए थे, यानी लाइट को पकड़ने वाले कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। धीरे धीरे एक सेल अब कैसी बन गई? जो एक सेल बनी थी अब मल्टी सेलुलर जीव बनने लगे। 500 मिलियन ईयर एगो, पहले मैचिंग में क्वेश्चन आएगा, यहां से पहले से बता दे रहा हूं, मैचिंग में क्वेश्चन आएगा। 500 मिलियन ईयर लिखा हो तो किससे मैच होगा? इनवर्टिब्रेट से। अगर 350 लिखा होगा तो जॉलेस फिश, जॉलेस फिश 350, जॉलेस फिश। ठीक है। सीवीड और फ्यू प्लांट जो होगा 320 से मैच होगा। सीवीड और फ्यू प्लांट 320 से मैच होगा। कह रहा है हमें बताया गया था कि पहला जीव जो था वो लैंड पर आया, वो कौन था? प्लांट। पहले लैंड पर कौन था? एनिमल केवल पानी में रहते थे, ठीक है ना, एनिमल पानी में रहते थे। पहला लैंड पर आने वाला जीव एनिमल था कि प्लांट आया था? लेकिन जब प्लांट आ गया तो फिर उसके बाद कौन आया? एनिमल के आने से वाइड स्प्रेड हो गया है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने उसका पॉलिनेशन में मदद की हम लोगों ने। अरे बताओ, करीब मैक्सिमम पॉलिनेशन कौन कराता? बायोटिक की एबायोटिक? तो एनिमल के द्वारा ही तो होगा। वो आया लैंड पर। फिश विद स्टाउट, या ऐसी फिश पकड़ी गई जो कि जिसके सख्त जबड़े थे और उसकी पंख भी बड़े सख्त थे, ठीक है ना, वो पानी में खिसक खिसक के जा भी सकती थी बाहर और पानी में वो वापस भी आ सकती थी। लंग फिश थी, लंग फिश, इसका नाम था लंग फिश। और ये पानी में भी रह सकती थी और वापस भी जा सकती थी पानी में, ठीक है। ये फिश आज से 350 मिलियन ईयर एगो, ये और ये याद रखना, वहां 350 जॉलेस फिश की बात कर रहा था, यहां बात कर रहा था लंग फिश की बात कर रहा है। 1938 में हमने इसका लास्ट सैंपल प्राप्त किया। हमने इसके सैंपल कहां से प्राप्त किए? साउथ अफ्रीका। देखो जन्म कहीं से भी, सबका जन्म लगभग अफ्रीका से ही माना जाता है, स्पेशली मनुष्य का। और ये याद रहेगा, साउथ अफ्रीका मैंने अभी जिक्र भी किया था, साउथ अफ्रीका का, ठीक है। नाम था इसका सीलाकैंथ, कुछ लोग कोयला कैंथ कहते हैं। जो पढ़ो, कोयला पढ़ो, अगर लकड़ी पढ़ो, पर पढ़ो, ठीक है ना। सीलाकैंथ विच वॉज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट, कह रहे हैं विलुप्त हो गई। अरे परदादा नहीं है मेरे, दादा नहीं है मेरे। जब दादा परदादा विलुप्त हो गए तो फिर ये इसकी क्या औकात है? जो भी पहले पहले जीव थे वो सब आज की डेट पे विलुप्त है। पहला मैमल गायब, पहला रेप्टाइल, पहला एम्फीबियन गायब, पहला मछली, तो फिर इतने दिन तक थोड़ा ना बचेगी। क्या कहा था डार्विन ने? डार्विन ने कहा था पुराने जीव गायब होते रहते, नए लाइफ फॉर्म बनते रहते हैं, लेकिन उनके जीवाश्म को देख करके, अपने पूर्वजों के जीवाश्म को देख के पता चलता है कि वो हमारे ही पूर्वज थे, क्योंकि कुछ समानता होती है और कुछ असमानता। समानता ये बताती है कि हम वेरिएशन आ रहा है हम लोगों में, और समानता ये बताती है कि वही हमारे पूर्वज थे। याद आया? ये एनिमल पहले एम्फीबियंस को जन्म दिया, यानी मछलियों से ही क्या बना? अरे फार्मा याद कराया था, मछलियों से क्या बनता है? जो ये मछली थी लंग फिश वाली, वो खिसक के पानी में आ रही थी, पानी से वापस जा रही थी, तो क्या इशारा है? एम्फीबिया, एम्फीबिया दोनों तरफ जिंदा रह सकती थी, पानी में भी और लैंड पर भी। तो वो इवाल्व हो गई किसमें? फर्स्ट एम्फीबियन में, जो कि अब कोई इसका स्पेसिमेन नहीं बचा। क्या स्पेसिमेन बचा?
पहला पहला वाला कोई स्पेसिमेन नहीं बचा, ये मैंने आपको बता दिया, लिखा है नो स्पेसिमेन ऑफ दिस लेफ्ट विद अस, यानी हमारे पास कोई अवशेष नहीं है इसका, और ये पानी में भी रह सकता था और लैंड पर भी रह सकता था। हाउएवर दीज वर एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग, बोलते ये जो गायब हो गए ये पूर्वज थे, किसके पूर्वज थे? मॉडर्न डे फ्रॉग और सैलामेंडर के, मॉडर्न डे फ्रॉग और सैलामेंडर के ये पूर्वज थे, ठीक है ना। एम्फीबियंस से क्या इवॉल्व हुआ? रेप्टाइल, लेकिन जो जिस 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 रेप्टाइल से आज रेप्टाइल बने वो विलुप्त, वो भी विलुप्त। और रेप्टाइल क्या होते थे? मोटी कवच वाले, इनके अंडे मोटी कवच वाले होते थे। अरे जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी, इतनी मोटी थी, देखा म्यूकस भरा रहता था उसमें, मोटी परत होती थी। और क्यों मोटी? ताकि धूप में सूखती नहीं थी। पहले सक्सेसफुल लैंड एनिमल थे। पहला लैंड एनिमल कौन था? एम्फीबिया। लेकिन उसकी तो दो टेंडेंसी थी, पानी में भी रहता था, लैंड पे भी रहता था। लेकिन टोटली लैंड पर कौन रहने लगा? हाँ, ज्यादातर रेप्टाइल। ये तो नहीं कह सकते 100% रेप्टाइल, क्योंकि कुछ पानी में, मगरमच्छ पानी में, घड़ियाल पानी में, है ना। उसके अलावा बहुत सारे रेप्टाइल, कछुआ पानी में, है ना। कछुए में भी दो होते हैं, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। बड़ा वाला जमीन पे और छोटा वाला पानी में। एक को टर्टल बोलते हैं, एक को टर्टोइस। जिसका नाम बड़ा है वो बड़ा है, जिसका नाम छोटा है वो छोटा है। लिखा हुआ दे ले दियर वो, इनके चारों तरफ मोटी कवच थी और ये सूखते नहीं थे धूप में, क्योंकि इनको लैंड पर एग्जिस्ट करना था। और कह रहा है एम्फीबियंस का उल्टा कैरेक्टर था ये, एम्फीबियंस के अंडे सूख जाते थे, इसलिए एम्फीबियन सक्सेसफुल लैंड एनिमल नहीं बन पाए। अगेन वी ओनली सी दियर मॉडर्न डिसेंडेंट द टर्टल। कह रहा है याद रखो, आज जो दिख रहे हैं वो मॉडर्न वाले हैं, वो तो विलुप्त हो गया। पहला वाला रेप्टाइल विलुप्त हो चुका है। आज भी हमें टर्टल दिखाई दे रहे हैं, टर्टोइस। देखो अभी चर्चा हुई थी दोनों में क्या अंतर है। जमीन पे रहने वाला भारी भरकम, पानी में रहने वाला छोटा वाला। ये तैरने के लिए अडेप्टेड होते हैं, चलने के लिए अडेप्टेड होते हैं, ठीक है ना। ये जो होता है ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों होता है, ये शाकाहारी ही होता है ज्यादातर। और क्रोकोडाइल ये सब आज भी पानी में है। और कह रहा है अगले 200 वर्षों में, अगले 200 मिलियन ईयर के बाद, अगले 200 मिलियन ईयर के बाद बहुत सारे डिफरेंट रेप्टाइल के फॉर्म बन गए थे, डिफरेंट शेप और साइज, डिफरेंट शेप और साइज के बन गए थे, डिफरेंट शेप और साइज के डोमिनेट हो चुके थे अर्थ पर। जाइंट फर्न वाला क्वेश्चन कई बार आया है। फर्न टेरिडोफाइट होता है और ये प्रेजेंट थे उस समय, और इन्हीं से आज की डेट का कोयला प्राप्त किया जाता है। आज जो हमें कोयला मिलता है ये पहले क्या थे? फर्न। फर्न वेस्कुलर प्लांट थे कि नॉन वेस्कुलर? पहले वेस्कुलर प्लांट थे। और कोयला मतलब लकड़ी, लकड़ी मतलब क्या? जाइलम। और जाइलम मतलब क्या? वेस्कुलर, वेस्कुलर प्लांट। सम ऑफ दीज लैंड रेप्टाइल वेंट बैक इनटू द वाटर। कहते कुछ लैंड वाले रेप्टाइल थे जो पानी में वापस चले गए थे, वो कैसे बन गए? फिश लाइक रेप्टाइल। और ऐसा कब हुआ होगा? 200 मिलियन ईयर आफ्टर, सॉरी एगो, एगो, आज से 200 मिलियन ईयर एगो, आफ्टर नहीं लिखा, एगो। नाम था इक्थियोसॉरस। देखो इक्थियोसॉरस अलग है, इक्थियोफिश अलग है। सॉरस लग जाए, सौर लग जाए, सॉरस लग जाए तो पता क्या? तो रेप्टाइल। और इक्थियोफिश इज नॉट अ फिश, इक्थियोफिश इज लिम्बलेस एम्फीबियन, लिम्बलेस एम्फीबियन। ध्यान दीजिएगा, बहुत उस समय माइंड पे प्रेशर रहता है, तो इसलिए अभी से ये चीजें ध्यान दो देना। जैसे इंसुलिन, इनुलिन, है ना। जैसे आपके और बहुत सारे टर्म बताए थे, क्लोज क्लोज, साल्विया, साल्विनिया, देखो इसी साल आया था। लैंड रेप्टाइल कौन था उस समय? डायनासोर, डायनासोर, ठीक है। बिगेस्ट वाला कौन सा था? कल बताया था, टायरेनोसोरस रेक्स। कितनी हाइट थी? 20 फीट हाइट थी। और डरावने इनके दांत थे कि, डरावने और नुकीले दांत थे कि नहीं थे? ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ, यानी बड़े बड़े नुकीले और कांटे जैसे दांत थे। आज से करीब 65 मिलियन ईयर अगो पहले डायनासोर अचानक से गायब हो गए पृथ्वी से। कह रहा है हमें रीजन नहीं पता कि सच्चाई क्या है, लेकिन दो सच्चाइयां सामने आई। पहला, कुछ कहते हैं कि ये मारे गए बदलते हुए वातावरण से, वातावरण बदला तो सरवाइव नहीं कर पाए, ठीक है ना। कुछ का मानना है कि ये इवाल्व हो गए किसमें? बर्ड में, क्योंकि रेप्टाइल से ही बर्ड बना है, ठीक है। लेकिन सच्चाई दोनों के बीच की है, सच्चाई दोनों के बीच की है। मतलब वो बात भी सही है, कुछ ये बात भी सही है, दोनों बातें सही है। अगर हम बोले अगर हम पृथ्वी से गायब होंगे तो उसके दो रीजन होंगे, पक्की बात। एक तो हम इवाल्व हो गए, हमसे एडवांस जीव बन गए, और दूसरा पॉल्यूशन भी तो मेन कारण रहा होगा हमारे गायब होने का।
बताइए, कई सारी प्रजातियां गायब हो गई, उसका कारण है प्रदूषण। बताइए, पहला मैमल जो था वो कौन था? श्रीव। लेकिन आज इसके क्या मिल चुके हैं? मतलब ये भी गायब हो गया कि है? वो चूहे जैसा होता है, छछुंदर जैसा चूहा, स्मॉल साइज था। मैमल विविपैरस थे कि ओविपैरस? अपने बच्चों को अपने मदर की बॉडी के अंदर रखते थे, यानी यूट्रस की बात कर रहा है, यूट्रस में सुरक्षित रखते थे। मैमल वर मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग द डेंजर एटलीस्ट। कहते हैं मैमल बड़े ही शातिर होते हैं। देखो, आप शेर कहीं भी हो, आप शेर को नहीं देख पाओगे, लेकिन शेर आपको तुरंत भाप जाएगा, देख लेना, अटैक कर देगा, घात लगाए बैठा होता है। चलो शेर, चीता, कुछ भी देखो, हिरण कहीं भी घास चल रही हो, आप चाहे जितने दबे पांव पहुंचो, देख लेना उसको पता चल जाएगा, पास जाते जाते भाग जाएगी, पकड़ में नहीं आएगी। ठीक है ना? तो क्योंकि वो उनके अंदर ये ताकत दी गई, ये ताकत उनमें दी गई। जब रेप्टाइल कम हुए तो मैमल उनकी जगह ले लिए, मतलब रेप्टाइल का घटना, मैमल का बढ़ना। साउथ अमेरिका के मैमल्स जो थे, जैसे हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट एटसेट्रा, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब आपको पता है, महाद्वीप खिसक रहे हैं, हमारी क्रिस्टल प्लेट खिसकती है। जब क्रिस्टल प्लेट अभी भी खिसक रही है, आप बैठे हो नीचे, हलचल चल रही है, लेकिन वो हलचल इतनी स्लो है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रिस्टल प्लेट खिसक रही है। इसलिए पुराने जमाने में सुना होगा, लोग पहले क्या होता था, सोना चांदी गाड़ देते थे जमीन में, असरफियां गाड़ देते थे जमीन में, क्योंकि पहले बैंक तो थे नहीं। भारत जैसे देश में का बैंक कहां था आजादी के समय? वो अंग्रेज आए तो उन्होंने बैंकिंग सिस्टम चालू किया, वो भी हमारा पैसा लेके भाग गए, 0-0 बैलेंस करके चले गए, आज तक निगेटिव में चल रहा है। समझे? तो कुल मिलाकर के उस समय बैंक तो थे नहीं, तो बूढ़े बुजुर्ग लोग सारी जो असरफियां थी कहां डाल देते थे? जमीन में। पता लगा वो तो निपट गए, बताना ही भूल गए, और वो मैप दे गए। तो एक मूवी नहीं थी धमाल, उसमें यही सब तो दिखाया है, वो खिसक के कहीं और चला गया, डब्लू के पास, है ना? तो खिसक के कहीं और चला गया, पता लगा दबाया अपने खेत में, तब चला गया पड़ोस में। जब उसने खुदाई करी घर बनवाने के लिए तो खुश हो गया, दादाजी ने हमारा किया था, खुश हो गया वो, है ना? तो ये क्यों हुआ? वो कैसे खिसक के चला गया? लोग कहते थे लक्ष्मी के पैर होते हैं, लक्ष्मी रुकती नहीं इसलिए चली गई। घंटा लक्ष्मी नहीं रुकती है। वो एक्चुअली क्रिस्टल प्लेट थी जो खिसक के चली गई उतने वर्षों में, वहां पे 100-200 साल की बात है, तो वहां चली गई। लेकिन जब ये प्लेटें बहुत तेज खिसकने लगती है तो फिर क्या होने लगता है? भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक जैसे अभी इंडोनेशिया में आया। ठीक है? सम साउथ अमेरिका ज्वाइन, इस वजह से साउथ अमेरिका ज्वाइन हो गया किसके साथ? नॉर्थ अमेरिका के। तो बताओ वहां के जीव जो थे उनके ऊपर हावी हो गया, साउथ अमेरिका के जो जीव थे नॉर्थ अमेरिका पे हावी हो गए, लेकिन ओवर रिटन बाय नॉर्थ अमेरिकन फौना, यानी वो उनके ऊपर हावी हो गए। ड्यू टू सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पाउस्ड मैमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कह रहा है इसी तरह ऑस्ट्रेलिया अलग थलग पड़ गया खिसक के, ये तो जुड़ गया। बताओ साउथ अमेरिका कहां से जुड़ गया? नॉर्थ अमेरिका से। तो यहां के जीव यहां पर हावी पड़ गए, बोलो। लेकिन ये सभी आइलैंड से खिसक के दूर चला गया, एकदम आइसोलेट हो गया, इसके चारों तरफ कोई रहा ही नहीं, पानी पानी है, इसलिए कोई जीव जा ही नहीं पाया यहां पर। ठीक है ना? हम लोग भी जाते तो कोई वो नहीं है, रास्ता नहीं है कोई। आप सोचो कि रास्ते के थ्रू चले जाए, नहीं, फ्लाइट है ओनली, बस, नो रेलवे नो कुछ। पानी में कहां से बना लेंगे, और इतनी लंबी दूरी पे कहां बना लेंगे? तो लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ पाउस्ड मैमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सर्वाइव कर गए क्योंकि उनको कंपटीशन ही नहीं कोई देने वाला था फ्रॉम एनी अदर मैमल, कोई और मैमल वहां तक पहुंच ही नहीं सकता था, क्योंकि आइसोलेटेड आइलैंड है। आप कभी मैप में देखो, दिखाया भी था मैंने आपको, तो ये आइसोलेटेड है, बिल्कुल अलग थलग दिखेगा। इवोल्यूशन ऑफ मैन, ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। आज से 15 मिलियन ईयर को पहले प्राइमेट्स बने थे जिसका नाम था ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस। बताओ आज से कितने वर्ष पहले? 15 MYA, यानी 15 मिलियन ईयर एगो। ये हेरी थे और गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह चला करते थे। ये हेरी थे, मतलब बाल बहुत ज्यादा थे इनके, और गोरिल्ला और चिंपैंजी में बाल देख लो वैसे ज्यादा होते हैं, और उन्हीं की तरह चला करते थे। गोरिल्ला और चिंपैंजी कैसे चलता है? दोनों हाथ दोनों पैर का प्रयोग करके, दोनों हाथ दोनों पैर का प्रयोग करके। कभी गोरिल्ला ऐसे चल भी सकता है लेकिन बहुत देर तक नहीं चल सकता है, उसको फिर सहारा लेना ही पड़ेगा, दोनों हाथ दोनों पैर का। रामापिथेकस
वर मोर मैन लाइक। देखो जिसमें राम नाम आ रहा है वो मैन लाइक है, जिसमें ड्रायो आ रहा है वो एप लाइक है। रामापिथेकस और ड्रायोपिथेकस एप लाइक। कुछ फॉसिल मैन लाइक, फॉसिल मैन लाइक की बात कर रहा है, मतलब इसकी बात कर रहा है रामा की। रामापिथेकस के बोन जो हैं हमें इथोपिया और तंजानिया साउथ अफ्रीका में हैं। कहां पे हैं? वहीं से देखो हमें मिले पहली बार मैन लाइक प्राइमेट हमें कहां से मिले? साउथ अफ्रीका के जंगलों से, ठीक है ना, इथोपिया और तंजानिया। इससे पता चलता है कि होमिनिड फीचर जो थे वो आज से 3 से 4 मिलियन ईयर अगो पहले विकसित हुए थे। यानी मनुष्य के लक्षण लगभग आज से 3 से 4 मिलियन ईयर अगो पहले बने थे। और ये जो मैन लाइक प्राइमेट यानी रामापिथेकस की बात कर रहा है, ये ईस्टर्न अफ्रीका में चले आए। पाए कहां गए थे फॉसिल? चल फिर के कहां पहुंच गए? साउथ से ईस्ट में चले गए, साउथ से ईस्ट में। ऐसे याद रखना, साउथ मतलब दक्षिण। आपने सुना होगा दक्षिण मुखी मकान कोई नहीं लेता, जो उसमें रहता है वो कभी सुखी नहीं रहता, ऐसा मान्यता के अनुसार है। एस्ट्रोनॉमी के अनुसार ऐसा होता है कि दक्षिण मुखी मकान फलता नहीं है बल्कि वो बर्बाद हो जाता है ना। तो इसीलिए दक्षिण से, साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण से कहां चले गए? ईस्टर्न की तरफ, ताकि सूरज दिखे। उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, तो सूरज की तरफ चले गए, तो ईस्टर्न अफ्रीका की तरफ चले गए। याद हो जाएगा। फिर दे वर प्रोबेबली नॉट टॉलर देन 4 फीट हाइट। इनकी हाइट 4 फीट से ज्यादा नहीं थी, यानी ये 4 फीट से कम ही थे। और लेकिन ये सीधे चला करते थे, झुके थे पर सीधे चला करते थे। और आज से 2 मिलियन ईयर को पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकियंस नाम का एक फॉसिल पाया गया। और वो कहां से पाया गया? जहां चल के गए थे। कहां चल के गए थे? चल के मैं गया अमेरिका, तो मेरे फॉसिल का इंडिया में देखोगे। तो यानी साउथ ईस्टर्न अफ्रीका के ग्रासलैंड से ऑस्ट्रेलोपिथेकस के फॉसिल मिले आज से कितने वर्ष पहले? जबकि इसके रामा के कब मिले थे? लगभग 3 से 4। ऑस्ट्रेलो के कब मिले? 2 मिलियन ईयर। इसके साउथ अफ्रीका से मिले थे, तंजानिया और इथोपिया से। और इसके मिले थे कहां से? ईस्टर्न अफ्रीका के ग्रासलैंड से। एविडेंस ये बताते हैं कि ये हंट तो करते थे, शिकार करते थे, लेकिन बचने के लिए, ना कि खाने के लिए। देखो लिखा है स्टोन के वेपन्स का प्रयोग करते थे, लेकिन खाते क्या थे? फ्रूट, फ्रूगीवोरस थे, यानी मांसाहारी नहीं थे, फलाहारी थे। सम ऑफ द बोन अमंग द बोन डिस्कवर्ड वर डिफरेंट। इन्हीं में से कुछ हड्डियां हमको कुछ अलग प्रकार की पता लगी। वही ईस्टर्न अफ्रीका की बात चल रही, इन्हीं में से कुछ हड्डियां हमको अलग प्रकार की पता चली। ये क्रिएचर क्या कहलाया? फर्स्ट ह्यूमन लाइक। पहले मैन लाइक बात कर रहे थे, अब हमारे जैसा दिखने लगा। पहले आदमी जैसा, इंसान जैसा। इंसान और हम लोगों में फर्क है। इंसान तो तब भी हम थे जब आदि मानव थे, तो आदि मानव जैसे जब दिख रहे थे तो मैन लाइक बोल रहा है। जब हम जैसे थोड़े थोड़े दिखने लगे तो फिर क्या बोल रहा? ह्यूमन लाइक। इसीलिए हमारे लिए क्या वर्ड आता है? होमो। तो नाम क्या दे दिया गया? होमिनिड। बताओ ह्यूमन लाइक को क्या बुलाते हैं? होमिनिड। और नाम में क्या जुड़ गया? होमो। अभी तक नाम में होमो कहीं नहीं था। और हैबिलिस का मतलब होता है क्या? वो औजार, औजार यानी टूल, टूल मेकर थे, टूल। ये औजार बनाने में निपुण थे और पत्थरों के औजार बनाते थे। उससे लेकिन अभी भी शाकाहारी थे, मांसाहारी नहीं थे। देखो इनकी ब्रेन कैपेसिटी इतने के बीच थी। आया हुआ क्वेश्चन है, लाइन टू लाइन सब आए हुए क्वेश्चन है। ये मीट नहीं खाते थे, ठीक है ना, ये मीट नहीं खाते थे। फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा। अब एक नया फॉसिल खोजा गया चाइना की वैली से। चाइना में जावा वैली है। चाइना में क्या है? जावा वैली। वहां पर 1891 में कुछ फॉसिल्स मिले। उनको देख के पता चला कि एक नया मैन है जो बिल्कुल इरेक्ट था, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट हम लोगों की तरह। पहले वो वाला हल्का झुका था, पहले बहुत झुके थे, 4 फीट हाइट के थे, फिर थोड़ा सा स्ट्रेट हुए, फिर भी इतने पे झुके हुए हैं, फिर एकदम से बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हम लोग बिल्कुल। तो ये था, नाम दिया गया होमो, मतलब हमारे जैसा, और इरेक्टस टोटली इरेक्ट मैन। और इसी ने पहली बार फायर का प्रयोग किया, इसी ने पहली बार फायर का प्रयोग किया और इसने मीट खाना चालू कर दिया। पहले खड़ा हुआ नहीं स्ट्रेट और सीधे मीट खाना चालू। देख लो इंसान की प्रवृत्ति। 1.5 मिलियन ईयर को पहले ऐसा हुआ था। ऐसा कब हुआ था? पहले 3 से 4 मिलियन रामा, 2 मिलियन ऑस्ट्रेलोपिथेकियंस। अच्छा फिर बताओ 1.5 मिलियन होमो इरेक्टस,
ठीक है। अब होमो इरेक्टस का ब्रेन इनसे भी ज्यादा विकसित था, उनका था 650 से 800, इनका था 900। और होमो इरेक्टस क्या खाते थे? मीट खाते थे। निएंडरथल मैन का ब्रेन साइज 1400 सीसी के करीब था, और ये ईस्ट और सेंट्रल एशिया में आ गए। देखो अब कहां से कहां आ गया इंसान, भ्रमण करते करते एशिया में आ गए, वो भी ईस्ट और सेंट्रल एशिया, जहां हम लोग रह रहे हैं एशिया में। ऐसा कब हुआ था? 1 लाख से 40,000 साल पहले हुआ था, मतलब 1 लाख वर्ष पहले, और तब से लेके 40,000 वर्ष पहले हुआ होगा, यानी 60,000 वर्ष तक ये राज किए। और ये पहनते थे क्या? बॉडी को छुपाते थे, बॉडी को छुपा के रखते थे। हाइड का मतलब होता है खाल, खाल से छुपा के रखते थे। और ये मुर्दों को दफनाते थे, इनका मानना था आत्मा अमर है, मतलब काफी सिविलाइज्ड हो गए थे। हाँ, तभी तो दफनाते थे कि चील कौवे खाने से क्या फायदा है, चलो उसको दफना दिया जाए, ठीक है ना। और खाल पहनते थे, मतलब सभ्यता आ गई थी, है ना। पहले क्या पहनते थे? पत्तियां वगैरह पहनते थे। और सो रहे, पता लगा बकरी आई खा गई, सारी इज्जत दिख गई, धुल नहीं गई, दिख गई। होमो सैपियंस कहां से राइज हुए थे? एरोस, अफ्रीका। मैंने बोला था हम लोग भी कहां से राइज हुए? अफ्रीका। और फिर मूव करके डिफरेंट कॉन्टिनेंट में चले आए और डिफरेंट रेस के रूप में बदल गए। कोई चाइनीज बदल गया, कोई रशियन बदल गया, कोई अमेरिका में चले गए, कोई मैक्सिकन बन गया। ड्यूरिंग आइस एज 75,000 साल, जो 75,000 से 10,000 साल पहले, हम लोग आइस एज की बात कर रहे हैं, जो कि 75,000 वर्ष पहले था, आज से 10,000 वर्ष पहले खत्म हुआ, ठीक है। वहां पर मॉडर्न होमोसैपियंस एरोज हुआ, यानी हम लोग, प्योर हम लोग जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये जो बात कर रहा था, ये जो बात कर रहा था, ये हमारे पूर्वजों की बात कर रहा था। ये हम जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, मॉडर्न हम ही हैं। सबसे मॉडर्न मैन कौन है जो अभी है? कौन है? हम ही लोग हैं, ठीक है। तो होमो सैपियंस एरोज हो गए थे। प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग, मतलब पहले की केव पेंटिंग, गुफाओं में कुछ पेंटिंग पाई गई, वो 18,000 वर्ष पहले की थी, और वो इन्होंने पेंट करी थी। क्रो मैग्नन, नाम लिखा नहीं है, इसके बाद वो क्रो मैग्नन, निएंडरथल के बाद क्रो मैग्नन आया, और क्रो मैग्नन के बाद हम आए, हम 10,000 वर्ष पहले आए, और क्रो मैग्नन उससे पहले आया था, हमारे पहले, यानी 18,000 वर्ष पहले। हमारी पेंटिंग तो मिली नहीं होगी, हम लोग ने तो बहुत सारी अलग अलग पेंटिंग बनाई, जो कि ऑक्शन में भी जाती है। ये थी केव में पेंटिंग बना रहे थे, कैनवास था ही नहीं तब, ठीक है ना। तो 18,000 वर्ष पहले केव पेंटिंग, सी से केव पेंटिंग, सी से क्रो मैग्नन मैन ने बनाई थी। ऐसी ही एक केव पेंटिंग जो है भीमबेटका रॉक शेल्टर से पाई गई, यानी भीमबेटका खंडहर से, भीमबेटका के खंडहर से। रायसेन डिस्ट्रिक्ट कहां पे है? एमपी। रीवा सुना है? रीवा के ही बगल अगल है, मतलब एकदम बगल नहीं है। मैं देखो, जो चीज ज्यादा पॉपुलर, मैं बोलूं कानपुर कहां है तो बोलोगे लखनऊ सुना है, बस उसी के थोड़ा दूर है। अब इसका ये मतलब थोड़ा ना कि कानपुर लखनऊ से चिपका हुआ है तो दूर ही बहुत, लेकिन फिर भी आप किसी को मोटा मोटा बताओगे तो यही तो बताओगे। 10,000 साल पहले हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। किस मैन ने? होमो सैपियंस ने, हम लोगों ने स्टार्ट किया एग्रीकल्चर। और जब एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, अब खेती यहां है, खेती यहां है, तो घर कहां बनाएंगे? मुंबई में यही बनाएंगे। तो हमारे पूर्वज देखो वहीं पे आज भी हैं। जो लोग रह भी रहे हैं ना मुंबई, उनका मेन घर कहां पे है? गांव में है, कहीं ना कहीं से बिलोंग करते ही होंगे। बोलते नहीं किस जगह से आप ओरिजिनली बिलोंग करते हो, बताते हो हम यहाँ फलाना जगह से बिलोंग करते हैं, धमाका जगह से बिलोंग करते हैं। वो तो वहां पे आप रोजगार की तलाश में गए हो। द रेस्ट ऑफ व्हाट हैपेंस, उसके बाद क्या हुआ? ह्यूमन की तो ग्रोथ हो गई, लेकिन सिविलाइजेशन खत्म होता जा रहा है। अब तो बिल्कुल अनसिविलाइज हो गए, क्योंकि हमने वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में भी डिस्कस किया था। सिविलाइजेशन घटता चला जाएगा बिल्कुल। कहा ना, बच्चे मम्मी पापा को मिलने नहीं आते यूएस वगैरह में, फोन पे बस व्हाट्सएप पे कभी कभार चैट हो गई, साल 2 साल में एक बार बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पूछते। इतने फ्रैंक है, सारे डिसीजन खुद लेना, सारी चीजें खुद करना, क्योंकि उन्होंने ऐसा बना दिया, कल्चर कम हो गया वहां पे। ये देखिए, ये कंपैरिजन किया गया स्कल ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, ठीक है। मॉडर्न ह्यूमन बीइंग का कंपैरिजन, ये हम लोग हैं मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, होमो सैपियंस। इसका कंपेयर किससे किया? बेबी चिंपैंजी। देखो
हमारा स्कल इससे मैच कर रहा है, बेबी चिंपैंजी से मैच कर रहा है। पूछा गया है कि बताओ हमारे सबसे क्लोजेस्ट एप कौन सा है? चिंपैंजी। हमारे से सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है? चिंपैंजी। केवल स्कल से नहीं, क्रोमोसोम के नंबर भी उसमें 48 है, हमारे 46 है लगभग, और उनके बैंडिंग पैटर्न भी हमारे उसके लगभग सेम है, 90% के करीब सेम है बैंड्स उसके और इसके। क्यों सेम है? क्योंकि एप से ही मनुष्य बना है। और किस एप से बना है? चिंपैंजी से, ठीक है ना। और फिर ये देखो, ये एडल्ट चिंपैंजी है, एडल्ट चिंपैंजी। अब क्या बोला गया? हमारा जो स्कल है एडल्ट ह्यूमन बीइंग का, वो बेबी चिंपैंजी से मैच कर रहा है या ज्यादा किससे मैच कर रहा है? रिजल्ट ये लिखा है, द स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी इज मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन स्कल देन द एडल्ट चिंपैंजी स्कल। बोलो क्लियर है? तो ये पूरा हो गया आपका फिनिश। कुछ क्वेश्चन करा दें PYQs तो फिर हो जाएगा। After about how many years of formation of earth life appeared on this planet? 500 मिलियन के बाद, यानी कि ये हो जाएगा, बिलियन नहीं मिलियन। From his experiment, Stanley Miller produced amino acids by mixing the following closed flask. वैम और 800 डिग्री। फोर्थ, ये बताइए, द फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, देखो 2024 में आया हुआ है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स इनहैबिटिंग द एडेप्टिव रेडिएशन। तो वो तो हम लोग के रटने पर बेस्ड है, ठीक है ना, लेकिन देख जाना ये जरूर, इंपॉर्टेंट है बहुत। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? कौन सा ट्रू नहीं है? और देखो होमोलॉगी से भी एनालॉगी से भी जरूर आता है क्वेश्चन, देखा आपने, ट्रेंड देख रहे हो आप। और ऑस्ट्रेलियन वाला भी जरूर आता है, उसको आपको देख के जाना है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज द, गलत हो गया पहला। एनालॉगी का नहीं, अच्छा एनालॉगी का कह रहा है, हाँ सही है, क्योंकि वो एनालॉगी का कह रहा है, सही है। होमोलॉगी कॉमन एंसेस्ट्री सही है, पेंगुइन ऑफ ये और होमोलॉगस का था ही नहीं, गलत हो गया। ये देखो PYQ, वो ये PYQ है किसका? मैच वाला, नीट 2021 में आया हुआ है, मैच कराइए। एडेप्टिव रेडिएशन, डार्विन फिंचेस। बोलो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, ठीक है। उसके अलावा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, हाँ बोन वाला ले लीजिए। अच्छा, एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, वो पहला वाला, एक्सेसिव यूज करने लगे तो नेचुरल सिलेक्शन जल्दी हो गया है। जो काम नेचर मिलियंस ऑफ ईयर में कर रही थी वही काम हम लोग ने कुछ वर्षों में कर डाला। ये बताइए, एम्ब्रियोलॉजी सपोर्ट फॉर द एवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हीकेल। अच्छा, वॉन बेयर भी दिया है और हीकेल भी दिया है, लेकिन जो प्रपोज किया था वो तो उन्होंने किया था ओरिजिनली, ठीक है ना, हीकेल ने। अगर ये पूछता उनको किसने डिसमिस कर दिया, तब आप बताते। द फिनोमिना ऑफ इवोल्यूशन इन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू द अदर हैबिटेट। अरे वो एडेप्टिव रेडिएशन, इतना बड़ा हिंट दिया है, देख लो। इको एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसप्रूव्ड बाय। अब देखो, अब क्या आंसर होगा और तब क्या आंसर था, ये देखो। पहले सपोर्ट पूछा गया था तो अर्नेस्ट हीकेल, लेकिन उसको डिसमिस किसने किया? देखो, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसप्रूव्ड बाय, अब ये आ जाएगा। जरा जरा सा अंतर कर देता है, होता क्या, जो रट के जाता है वो गलत कर देता है। भाई जो बच्चे रट के गए कि इस साल ये आया था, वही देखते ही मार दिया, टिक कर दिया। अरे पूरा पढ़ो। विच ऑफ फॉलोइंग रिफर्स टू द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म which have evolved due to the change in environment brought about the anthropogenic action। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का कौन सा एग्जांपल है? डार्विन फिंचेस तो है नहीं, हर्बिसाइड वाला है, ड्रग रेजिस्टेंस यूकैरियोट है, मैन क्रिएटेड डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक डॉग,
तो केवल कौन सा हुआ? कौन सा है पूछा है कि नहीं पूछा है? कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? सेकंड। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन देखो फिर रिपीट हुआ 2020 में, मतलब 24 में भी आया और फिर देखो कितनी बार आया हुआ है। सीधे सीधे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ऑस्ट्रेलिया का मार्सुपियल और प्लेसेंटल मार्सुपियल दोनों को पूछ रहा है तो कन्वर्जेंट कर दो, दोनों की तुलना कर रहा है तो कन्वर्जेंट कर दो, किसी एक के बारे में पूछता तो डाइवर्जेंस कर देते। देखो हमने सब कुछ बता रखा है आपको। पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज इन्वेड ए न्यू एरिया which of following condition will lead to adaptive radiation? Area with large of habits having very low supply, very low food supply, or area with many habit occurred by large number of species. हाँ ये ज्यादा सही है भाई, एरिया ऐसा है जहां बहुत सारे स्पीसीज है तभी तो जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट दिशाओं में। Among the following set of example of divergent evolution, select the incorrect option. कौन सा गलत है? आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट एंड मैन, ये तो गलत हो जाएगा ना। एडेप्टिव डाइवर्जेंस में कहां आएगा? तो इनकरेक्ट पूछा है ना, तभी तो 4 सही होगा। ये बताइए, सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन 4 लिम्ब ऑफ मैनी वर्टिब्रेट, होमोलॉगी, ठीक है ना। सिमिलरिटी पूछ रहा है, तब अगर बोल देता इवोल्यूशन बताओ तो एडेप्टिव रेडिएशन। हार्डी विल्बर देखो कौन सा नहीं इफेक्ट करता हार्डी विल्बर को? कांस्टेंट जीन पूल भाई, रिकॉम्बिनेंट अफेक्ट कर देता है, ड्रिफ्ट अफेक्ट कर देता है, माइग्रेशन अफेक्ट करता है, ये नहीं करता। नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन द मीन वैल्यू, मीन वैल्यू के अलावा बोल रहा है तो बताओ। डायरेक्शनल, डायरेक्शनल बोलो, क्लियर अभी किया है, देख लो लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठाया जाता है नीट 2022 में। द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन द पॉपुलेशन, जेनेटिक, हाँ जेनेटिक ड्रिफ्ट में पढ़ा था। ये देखो वो क्वेश्चन जो मैं बता रहा था, मैंने आपको ऐसे ऐसे मोटा मोटा बता दिया था। 2 से 5 केजी वाले 97% न्यू बॉर्न सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है ना, जबकि 3 से 3.5 केजी वाले 99% सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। और 2 से 2.5 केजी वाले या 4 से 4.5 से 5 केजी वाले मर जा रहे हैं। मतलब सर्वाइव कौन कर रहा है? कह रहा 2 से 5 वाले जिनका औसत आ रहा है कितना, 3.3, ये 99% सर्वाइव कर रहे हैं। और ये जो बहुत हल्के वाले हैं और जो बहुत भारी वाले हैं मर जा रहे हैं, तो बताओ कौन सा हुआ? यानी स्टेबलाइजिंग हो गया। देख लो नीट 2021 में आया था, बता रहे ना क्वेश्चन। आप जरा भी स्मार्टली पढ़ाई करके गए हो तो आप 360 में 350 तो ऐसे ले ही आओगे। 1-2 ह्यूमन मिस्टेक हो सकती है, और अगर थोड़ा भी पढ़ने वाला बच्चा है तो आराम से कराता है। लेकिन पढ़ के गया हो, पता लगा वहां पढ़ के नहीं, पेपर पढ़ने गए हो तो कुछ नहीं हो पाएगा। पढ़ के जाया जाता है, पेपर पढ़ने नहीं जाया जाता है। वेरिएशन कॉज बाय म्यूटेशन प्रपोज बाय डिब्रीज रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। ये बताइए, एक कैपिटल ए का जीन 2 एलील है, स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील यानी पी दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 0.4, तो क्यू कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा। क्यू कितना आ जाएगा? 0.6। अब पूछ कर रहा है होमोजाइगस डोमिनेंट का बता दो, तो पी स्क्वायर निकालोगे, पी स्क्वायर निकालोगे तो 0.4 इंटू 0.4 0.16 आ सकता है, आ सकता है। अब देखेंगे कौन सा मैच कर रहा है। फिर कह रहा है हेट्रोजाइगस, मतलब 2pq निकालना है। 2pq मतलब 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6, ये 24 दूनी 48 0.48, यानी ये वाला जा रहा है। आगे भी चेक कर लेते हैं। और क्यू स्क्वायर निकालना है, होमोजाइगस रिसेसिव यानी क्यू स्क्वायर निकालना है, 0.6 इंटू 0.6 0.36 आंसर आ गया। देखो क्या दम था पेपर में। अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिब्रीज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज साल्टेशन। जल्दी से मैच कराइए। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में, देखो आ गया ये क्वेश्चन, और ये कहां टेबल में है। टेबल में देखना, मीसोजोइक एरा जो है ना वो हो जाएगा, सीनोजोइक हो जाएगा मैमल का, सीनोजोइक किसका हो जाएगा? प्रोटियोजोइक हो जाएगा लोअर इनवर्टिब्रेट का, और मीसोजोइक हो जाएगा रेप्टाइल्स और बर्ड का, और जो बच गया कौन सा? पैलियोजोइक। कौन सा बचा? नहीं, मीसोजोइक बर्ड और रेप्टाइल से हो जाएगा।
सीनोजोइक मैमल से हो जाएगा, और प्रोटियोजोइक लोअर इन्वर्टिब्रेट से हो जाएगा। अब कौन सा बचा? पैलियोजोइक फिशेस और एम्फीबियन से हो जाएगा। ये बताइए ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए सीक्वेंस बताइए, पास्ट टू रिसेंट, यानी पहले से अब तक। पहले सबसे पहले कौन सा पढ़ा था हमने? होमो हैबिलिस। फिर कौन सा पढ़ा? होमो इरेक्टस। फिर कौन सा पढ़ा? निएंडरथल। फिर कौन सा? होमो सैपियंस। तो क्या हुआ? पहले ADCB ह्यूमन फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा 1891। हाँ, तो होमो इरेक्टस। ये बताइए अबाउट द ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है? एग्रीकल्चर 50,000 साल पहले आया? नहीं। ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस प्राइमेट्स एग्जिस्टिंग 15 मिलियन ईयर अगो वॉक लाइक मैन? नहीं, एप, वॉक लाइक एप। याद आया? फिर होमो हैबिलिस प्रोबेबली एट मीट। नहीं, होमो हैबिलिस ने कहा खाया था, है ना। फोर्थ देखो, निएंडरथल मैन एशिया में लिव्ड इन एशिया बिटवीन 1 लाख to 40,000। ये सही है। ये बताइए मैचिंग वाला। होमो हैबिलिस मैच होगा 650 से, ये निएंडरथल 1400 से, होमो इरेक्टस 900 से, होमो सैपियंस 1350। हमारी है 1350, 1400 से कम हुई है हमारी, ठीक है ना। 1350 है इंसानों की, याद रखिएगा। एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन नहीं भी दिया था तो लोगों ने करा लिया था। क्यों? जिसको 3 पता है, एक अपने आप मैच हो जाएगा, राइट। तो ये मैंने यहां तक करा दिए हैं।